कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जिसकी हालत बेहद खराब थी। तभी एक आवाज़ गूंजती है और उससे पूछा जाता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसी वक्त एक लड़की उसे जल्दी करने को कहती है। उसे जल्द से जल्द लॉर्ड आर्थर पर लगे कर्ज को चुराना है। क्रैश जवाब देता है कि वो अब अपनी लिमिट पर है, लेकिन फिर भी वो कर्ज चुराना शुरू करेगा। फिर उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी फैलने लगती है और वो कर्ज को एब्जॉर्ब करने लगता है। यही हमें क्रैश के बारे में पता चलता है। वो सबसे ताकतवर फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे एक फेलियर माना जाता था। जैसे ही वो कर्स अब्जॉर्ब करता है, वो उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट हो जाती है। ये एक खतरनाक स्किल है जो दूसरों के कर्स चुराकर खुद पर ले लेती है। जिस इंसान से कर्स हटाया जाता है, वो हैरान रह जाता है। क्रैश असल में ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा है। ये वो हीरोज हैं जो दुनिया को खत्म होने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्ज से आज़ाद होने के बाद लॉर्ड आर्थर को उसके साथी एक पोशन देते हैं ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन उधर क्रैश को अनबेरेबल दर्द होता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। आर्थर आसमान की तरफ देखता है, जो कि उस कर्ज की वजह से अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन पोशन पीने के बाद वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक स्केलेटल नाइट डिमोनिक घोड़े पर सवार आसमान से उतरता है। फिर बिना समय बर्बाद किए वो पहाड़ों की तरफ एक विशाल फायरबॉल फेंक देता है। आर्थर पूरी तरह होपलेस हो जाता है। वो सोचता है कि इतने कम लोगों के साथ उस ब्लू नाइट से लड़ना नामुमकिन है। उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो कह देता है, ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। हताश आर्थर सिग्राना बेला और मैरी को अपने पास बुलाता है। सब लड़कियां उसे घेर कर गले लगा लेती हैं। उसी बीच दर्द से तड़पता हुआ क्रैश उठता है और आर्थर को आवाज देता है। क्रैश को गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है, ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हीरो आखिर ऐसे कैसे हार मान सकता है। आर्थर के मुंह से खून टपक रहा होता है और वो कहता है, उस चीज को हराना नामुमकिन है। क्रैश ये सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हीरो अब जीत पर भरोसा ही नहीं रखता। लेकिन क्रैश बिल्कुल भड़क जाता है। वो देखता है कि आर्थर और उसका ग्रुप अपने पीछे मरे हुए साथियों की लाशें छोड़कर खड़े हैं। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ पर कितने लोग मारे गए? क्या सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपनी उन लड़कियों के साथ खड़े रह सको? तभी एक लड़की उसे चुप रहने को कहती है। शॉन आर्थर का बचाव करती है और क्रैश की इंसल्ट करने लगती है। उसे ट्रैश कहती है, जो सिर्फ कर्स चुरा सकता है। ये सुनकर क्रैश पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रैश कहने की? वो आर्थर के ग्रुप की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जान किसने बचाई थी? क्रैश कहता है कि अगर उसकी एबिलिटी नहीं होती तो ये लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है और वो कहता है, चलो तुम्हारी याददाश्त फ्रेश कर देता हूँ। सबसे पहले वो अबेला की तरफ देखता है, मैजिक टावर की विच और ब्लू स्काई जेनरेशन की मेंबर। क्रैश याद दिलाता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस पर कर्स लगा था, जो उसे ही चुराना पड़ा था। वो बताता है कि जब वो उसकी कर्स का दर्द झेल रहा था, तब अबेला ने उस पर हमला कर दिया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पेन किलर्स लेने गया था। अबेला का चेहरा शौक से भर जाता है। उसे सब याद आ जाता है। क्रैश कहता है कि उसका दूसरों को इग्नोर करने वाला एटीट्यूड आज तक नहीं बदला। फिर वो मैरी डियाना की तरफ मुड़ता है और वो उसे ब्रेनलेस कहता है, जो हर कर्ज में फंस जाती थी और फिर उसके सामने रोती थी। क्रैश उसे याद दिलाता है कि उसी प्रिंसेस ने उसे ट्रैश कहा था जब उसने अपनी आंखें सैक्रिफाइस करके उसकी आंखें ठीक की थी। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मदद करते वक्त मुझे कैसा लगता था? फिर उसे एकेडमी के दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पर कि उसे काफ़ी बुली किया जाता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था। फिर भी उसने सब सहा और उसने उसकी आंखें ठीक की, क्योंकि वो ब्लू स्काई जेनरेशन का हिस्सा थी, क्योंकि वो दुनिया बचाने वाले हीरोज में से एक थी, जबकि वो खुद सिर्फ एक बदनाम इंसान बनकर रह गया। एक ऐसा इंसान जिसे कि सबने बेकार समझा। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अब तक कि सबकी गंदगी साफ करने का क्या फ़ायदा था। तभी लॉर्ड आर्थर उसे बोलता है, अगर कोई और होता तो शायद ये नामुमकिन होता, लेकिन क्रैश, तुम्हें ही दुनिया बचानी चाहिए थी। ये सुनकर हमारा एमसी अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो वक्त जब उसने आर्थर को एक महान हीरो और लीडर माना था। वो हर फ्रंट लाइन पर खड़ा रहता था और क्रैश ने तभी तय कर लिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसीलिए वो पूछता है, जब हम बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं, तब आप इतनी आसानी से हार क्यों मान रहे हैं? तभी आर्थर ठंडे स्वर में कहता है, अब जब दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है तो सच बता देना ही ठीक होगा। और फिर वो उन्हें एक चौंकाने वाला सच बताता है।
वो बताता है ये दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है और वो सब कुछ शुरुआत से दोबारा शुरू करने वाला है। ये सुनकर क्रैश पूरी तरह हिल जाता है। आर्थर मान लेता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने दुनिया को खत्म होते देखा हो, क्योंकि उसकी खास एबिलिटी रिग्रेशन है, यानी मरने के बाद समय में पीछे लौटने की एबिलिटी। इस बार वो अपने साथ खड़ी तीनों लड़कियों को भी उनके मेमोरीज के साथ वापस ले जाने वाला है। क्रैश सब समझ जाता है और वो सोचता है कि अगर सब लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ दोबारा शुरू करें तो अगली बार दुनिया बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर क्रैश उससे पूछता है, और मेरे बारे में आपने क्या सोचा है? तभी आर्थर के चेहरे पर एक काफ़ी डेविलिश हंसी आ जाती है और वो बड़ी ही कोल्ड तरीके से कहता है, तुम अब मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो। ये सुनते ही क्रैश की दुनिया टूट जाती है। आर्थर मानता है कि उसकी ब्लैक हुड एबिलिटी काफ़ी यूज़फुल थी, क्योंकि वो किसी भी कर्स को चुरा सकती थी। मगर फिर वो आगे कहता है, लेकिन एक टूटे हुए इंसान को साथ ले जाने का क्या फ़ायदा? अगली ज़िंदगी में तुम्हारा नया और क्लीन वर्जन ज़्यादा काम का होगा। क्रैश समझ जाता है कि उसे हमेशा एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, हर लाइफ में जब तक काम कर रहा और फिर छोड़ दिया गया। आर्थर आखिर में कहता है, मगर घबराओ मत, मैं अगली ज़िंदगी में भी तुम्हारा यूं ही इस्तेमाल करूंगा, और फिर उसके बाद वाली ज़िंदगी में भी। क्रैश टूट जाता है। वो आखिरी बार चिल्लाता है, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी ताकत और चेतना दोनों खत्म होने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि दुनिया खत्म होने से पहले ही वो मर जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि ब्लैक हुड टेक्निक सिर्फ कर्सेस नहीं बल्कि एबिलिटीज़ भी चला सकती है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो पूरी ताकत झोंक देता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसी पल आर्थर और वो तीनों लड़कियां रिग्रेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी क्रैश के शरीर से काली बैंगनी एनर्जी निकलती है और सीधे आर्थर पर टूट पड़ती है। क्रैश हंसता है। उसकी चाल काम कर गई थी। वो रिग्रेशन एबिलिटी चुरा रहा था। आर्थर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसने अभी भी हार नहीं मानी? क्रैश हंसते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हारे साथ अनगिनत दुनिया खत्म होते देखी हैं, और हर बार जब मैं बेकार हो गया तुम मुझे छोड़ गए। अब तुम्हारी बारी है। वो नीले नाइट की तरफ इशारा करता है। दुनिया तो वैसे भी खत्म होने वाली है। आर्थर को उसकी आंखों में पागलपन दिखता है, लेकिन क्रैश को अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, अगर तुम दुनिया नहीं बचाओगे तो अगली ज़िंदगी में मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। और फिर रिग्रेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी चेतना समय के पार बहने लगती है। अचानक वो एक बच्चे के रोने की आवाज़ से जागता है। चारों तरफ एक आलीशान कमरा, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है वो फिर से बच्चा बन चुका है। सिस्टम कंफर्म करता है, रिग्रेशन कंप्लीट, एज 13 ईयर्स। अब कहानी की असली शुरुआत होती है। दुनिया में एक फिनोमिनन है, वर्ल्ड इरोजन, जिससे एनवायरनमेंट बदल जाता है और दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स दुनिया में घुस आते हैं। ये मॉन्स्टर्स इंसानों जैसे भी दिखते हैं और अलग अलग भयानक रूप रखते हैं। आम इंसान इनके सामने कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते हैं या मदद की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तलवार और मैजिक से इनका सामना करते हैं। यही हैं वो हीरोज़ जो अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा क्रैश भी इसी का हिस्सा था। कमज़ोर बॉडी होने के बावजूद जो सिर्फ कर्सेस सील कर सकती थी, वो इस जनरेशन में शामिल हुआ। लेकिन असल में उसका इस्तेमाल बस एक कर्स एब्जॉर्बर की तरह किया गया और आखिर में उसे धोखा दे दिया गया। अपनी मिजरेबल जिंदगी को याद करते करते वो अचानक बिस्तर पर जाग जाता है। पूरा कंफ्यूज्ड होकर वो इधर उधर देखता है और पहचान जाता है ये उसका पुराना कमरा है। उसे मौसम अजीब लगता है, पहले सर्दी थी और अब तेज गर्मी। वो समझ जाता है कि ये एज्योर पाइन मैंशन है, वही जगह जहाँ वो बचपन में रहता था। इसका मतलब साफ था, उसका आखिरी गैम्बल काम कर गया था। उसने सच में आर्थर की रिग्रेशन एबिलिटी स्टील कर ली थी। ये सोचकर वो शॉक्ड भी होता है और रिलीव्ड भी। लेकिन उसके दिमाग में सवाल आता है, वो एबिलिटी स्टील कैसे कर पाया? लोग सोचते हैं कि ब्लैक हुड एक फ्री स्किल है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। किसी की एबिलिटी स्टील करने के लिए एक लॉक अनलॉक करना पड़ता है। ये लॉक इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज़ को कितनी वैल्यू देता है। अगर कोई चीज़ ओनर के लिए बहुत प्रेशस है तो उसे स्टील करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा कंडीशंस। लेकिन जब उसने आर्थर से रिग्रेशन स्टील की, कोई लॉक आया ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक था, आर्थर खुद इस एबिलिटी से छुटकारा पाना चाहता था। ये सोचकर एमसी को यकीन नहीं होता। हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल एबिलिटी को छोड़ना चाहता था। उसे याद आता है कि आर्थर कई बार अजीब बिहेव करता था, जैसे दुनिया को बचाना उसके लिए कोई बोरिंग काम हो। बार बार एक डूम्ड वर्ल्ड को अकेले रिसेट करना शायद उसकी सैनिटी तोड़ चुका था।
आर्थर के लिए रिग्रेशन अब एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स बन चुका था। इसीलिए वो मेमोरीज लड़कियों को देकर खुद पीछे हटना चाहता था। इसका मतलब साफ था, आर्थर रिग्रेशन के बिना उस रूइंड वर्ल्ड में फंस गया था और ब्लू नाइट के उस अटैक में वो मर चुका होगा। एमसी बिटर हंसी हंसता है और वो कहता है, मैंने वो स्किल ले ली जिसे वो फेंकना चाहता था, उसे थैंकफुल होना चाहिए। उसके दिमाग में पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं, कैसे सब उसे इग्नोर करते थे, कैसे उसकी सफरिंग किसी को दिखती ही नहीं थी। गुस्से और आंसुओं के साथ वो आर्थर को कर्स करता है और वो कहता है, जो किया उसका फल मिला। वो शीशे में खुद को देखता है, करीब 10 साल का, छोटा कद, लेकिन एज के हिसाब से ठीक ठाक मसल्स। वॉलहाइम फैमिली में सरवाइव करने के लिए उसने रोज ट्रेनिंग की थी। उसे याद आता है, ये प्रूविंग सेरेमनी के बाद का समय है जहां हर फैमिली मेंबर का फेट तय होता है। बाकियों को गॉड्स चुनते हैं, लेकिन उसे किसी गॉड ने नहीं चुना। रिजल्ट फैमिली से निकाल दिया गया और फेलियर्स की जगह एज्योर पाइन मैंशन भेज दिया गया। अब वो फिर से यही है, फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर। लेकिन फर्क ये है कि अब सिर्फ वही जानता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो आने वाली तबाही की झलक देखता है। भयानक मॉन्स्टर्स, बर्बाद दुनिया। गुस्से में वो खिड़की पर मुक्का मारता है और वो कहता है, मैं रोने के लिए वापस नहीं आया। ये सवाल नहीं कि वो कर सकता है या नहीं, उसे करना ही होगा, क्योंकि अगर दुनिया खत्म हुई तो वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। दृढ़ नजर के साथ वो फैसला करता है, लड़ाई अब शुरू होगी। अचानक कोई उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है और तभी एक बूढ़ा बटलर सामने आता है। उसे देखकर प्रोटैगनिस्ट खुश हो जाता है। ये अरियोटो था। अरियोटो इस मैंशन का इकलौता बटलर था जिसने उसे तब भी संभाला जब पूरी फैमिली उसे एक फेलियर मानती थी। लेकिन उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई याद आती है। उसे याद आता है, यही अरियोटो था जिसने उसके भाई के आदेश पर उसे जहर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी चमक आ जाती है। वो सोचने लगता है, इस बार ये बूढ़ा आदमी कब जहर देगा। यही वो इंसान था जिसने उसे 14 साल की उम्र में जहर पिलाया था और उसे बिट्रियल का पहला सबक सिखाया था। इसके बाद उसे एक एक करके वो सारे लोग याद आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी उसे धोखा दिया था। असल में उसकी अपनी फैमिली भी उससे नफरत करती थी। उसे ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। दूसरी तरफ दो आदमी हैरान खड़े थे। उनकी आंखों के सामने एक सिर्फ 15 साल की लड़की नाइट्स को आसानी से हरा रही है। ये थी शार्लट वॉलहाइम, प्रोटैगनिस्ट की बड़ी सौतेली बहन और एक सच्ची सोर्ड सेंट। दोनों आदमी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा टैलेंट 1000 साल में एक बार पैदा होता है। लेकिन वहीं उसका दूसरा सौतेला भाई बरुइन वॉलहाइम जल भुन रहा था। शार्लेट की तारीफ सुनकर उसकी आंखों में नफरत चमक उठती है। वो कसम खाता है कि वो उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिटा देगा। लेकिन वो जानता था कि शार्लेट बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी माँ भी बेहद ताकतवर है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फैमिली का सबसे बेकार इंसान, प्रोटैगनिस्ट। वो तय करता है कि अपनी योजना की शुरुआत उसी से करेगा। फिर वो आरियोटो से बात करता है। वो कहता है कि क्रैश की वजह से बटलर का रास्ता भी ब्लॉक्ड है। वो आरियोटो को जहर देता है और बदले में वादा करता है उसकी बेटी की बीमारी ठीक कर देगा और उसे एक हाई पोजीशन भी देगा। आरियोटो हिचकिचाता है। वो कहता है कि उसने क्रैश को अपने बेटे की तरह पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी बारोइन ठंडी आवाज में सिर्फ उसका नाम लेता है, आरियोटो। फिर पूछता है, क्या तुम किसी और के बच्चे को अपनी बेटी से ज्यादा चुनोगे? इस नामुमकिन चॉइस के सामने अरियोटो टूट जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और इसी तरह वो प्रोटैगनिस्ट के खाने में जहर मिला देता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट शौक में अरियोटो को देखता है और उसे एक पास मेमोरी याद आने लगती है जिसमें कि वो अरियोटो को देखता है। वो घायल है और उसकी बाहों में गिर रहा है। अपनी आखिरी सांसों में अरियोटो माफी मांगता है। वो पछताता है कि उसने उस लड़के को धोखा दिया जिसे वो अपना बेटा मानता था। और फिर उसका हाथ जमीन पर गिर जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। टूट चुका प्रोटैगनिस्ट सोचता है, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे कि उसे इतना दर्द झेलना पड़ा। असल सच्चाई ये थी कि अरियोटो गिल्ट सह नहीं पाया और उसने वही जहरीला खाना खुद खा लिया था। अब प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट अरियोटो के सामने खड़ा है। बटलर अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैश उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो कहता है, अगर मैं फेलियर ना होता तो तुम्हें कभी ऐसा आदेश नहीं मिलता। आरियोटो हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि लड़का रोएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। क्रैश उसे अपने साथ चलने को कहता है, फिर एक अजीब सा आदेश देता है, दीवार काटो। क्रैश उसे चुनौती देता है कि ये काम उसके लिए आसान होना चाहिए। एरियोटो बिना हिचक हमला करने की तैयारी करता है।
वो एक विशाल तलवार निकालता है जो गहरे बैंगनी रंग की ऑरा से चमक रही होती है। तलवार बेहद ताकतवर लगती है। एक सटीक वार में वो लाइब्रेरी की दीवार काट देता है। दीवार में एक परफेक्ट छेद बन जाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज निकल आता है। क्रैश उसकी तारीफ करता है। एरियोटो चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि एमसी ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे एहसास होता है कि आज का ये लड़का कल वाले लड़के से बिल्कुल अलग है। फिर एमसी एक बंद दरवाजे के सामने रुकता है। एरियोटो सोचता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। एमसी दरवाजे को देखते हुए कहता है, इस दरवाजे से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। उसे याद आता है कि आग लगने के बाद ये पूरी जगह जलकर राख बन गई थी, लेकिन इस बार वो समय में पीछे आ चुका था, उस तबाही से पहले। हालात को देखते हुए बटलर कहता है कि वो जंजीरें काट सकता है, लेकिन क्रैश उसे रोक देता है। वो कहता है कि इस बार वो अपनी ही ताकत आजमाएगा। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी ब्लैक हुड को एक्टिवेट करता है। क्रैश के शरीर से अंधेरी परछाइयां निकलती हैं और सामने बढ़कर दरवाजे के लॉक को निकल जाती हैं। पल भर में जंजीरें और ताला टूट जाते हैं। ये देखकर बटलर बुरी तरह घबरा जाता है। क्रैश टूटा हुआ ताला जमीन पर फेंक देता है। एरियोटो पूछता है कि क्या उसने किसी भगवान से कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्रैश मन ही मन सोचता है कि इस समय तक तो उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने किसी माइनर गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है और एरियोटो चाहे तो उसके पिता को बता सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में एबिलिटीज पाने के लिए पहली गॉड से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ये सुनकर बटलर पूरी तरह चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि कल तक लड़के की आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वो मान लेता है कि भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्रैश एकदम बदल गया है। उसे लगता है कि क्रैश में भी वही खून बह रहा है जो जीनियस शार्लॉट में है, और अब उसमें भी पोटेंशियल है। एरियोटो दांत भींच लेता है जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। थोड़ी देर बाद वो झुककर कसम खाता है कि जब तक यंग मास्टर अपना काम पूरा नहीं कर लेते वो कुछ भी किसी को नहीं बताएगा। क्रैश समझ जाता है कि रिग्रेशन का ये एक नुकसान है। उसके अलग एक्शंस की वजह से लोगों का व्यवहार भी बदल रहा है। क्रैश सोचता है कि क्या आर्थर ने जानबूझकर उसे एबिलिटी चुराने दी थी। फिर वो तय करता है कि एरियोटो की लॉयल्टी पक्की करनी होगी। फिर वो उस बटलर से कहता है कि अभी वो जो चाहे करे, उसकी बेटी के इलाज के बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है सीक्रेट लाइब्रेरी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तेज़ रोशनी फैल जाती है। अंदर से एक ज़बरदस्त एनर्जी फूट पड़ती है और क्रैश पीछे जा गिरता है। वो हाँफने लगता है, शरीर पसीने से भीग जाता है। इतनी ताकतवर प्रेजेंस उसने कई कर्सेस में देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग थी। ये उसे अंदर तक ठंडा कर देती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मैनुअल यही मौजूद है। दोनों शेल्फ से भरे कमरे को देखते हैं। एक किताब से काली लाल आग जैसी ऑरा निकल रही होती है। क्रैश उसे देख लेता है और खुश होकर कहता है, मिल गई। ये एज्योर पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है, जहां उन एंसेस्टर्स की यादें रखी हैं जो फेलियर माने गए थे। ये स्किल्स नहीं हैं, बल्कि उन इंसानों की लिखी मैनुअल्स हैं जिन्होंने ताकत हासिल करने का अलग रास्ता चुना था। पहले यहाँ कोई भी आ सकता था, लेकिन एक इंसान की वजह से ये जगह सीक्रेट बना दी गई। वो इंसान था वल्हिस देरिशाइम, वॉलहाइम फैमिली का सबसे डरावना एंसेस्टर। वालिस को फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, लेकिन वर्ल्ड इरोजन के दौरान वही इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। ये सोचकर क्रैश दांत भींच लेता है, क्योंकि जिस मैनुअल की उसे जरूरत है वो भी उस फेलियर ने ही लिखी थी। एक हल्की मुस्कान के साथ वो किताब उठाता है और कहता है, काफी समय लग गया, लेकिन अब ये मैनुअल मेरा है। ये मैनुअल किसी और का नहीं, बल्कि डेरिस वॉलहाइम का था। वॉलहाइम फैमिली का सबसे ताकतवर एंसेस्टर, वो इंसान जिसे एक ही समय पर सबसे बड़ा फेलियर और सबसे ज्यादा खतरनाक ताकत माना गया। अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े मेज भी उसकी ताकत को चुनौती देने आए थे, लेकिन डेरिस ने उनकी मैजिक को सिर्फ एक हाथ से कुचल दिया, बिना मेहनत, बिना हिचक। उसकी मुस्कान पागलपन से भरी हुई थी, और जो भी उसके सामने आया सब हार गए। कोई भी उसे रोक नहीं सका। उसकी सीक्रेट टेक्निक का नाम था एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन। दुनिया के इरोसन को एब्जॉर्ब करके उसने मैडनेस से भरी एक टेक्निक बनाई और उसी जहर को अपनी ताकत बना लिया। किताब पकड़े हुए क्रैश सोचता है, क्या टीरस इरोसन को कंट्रोल नहीं कर पाया और पागल हो गया? उसे याद आता है, जब वो खुद कर्स से प्रभावित हुआ था तो उसने ब्लैक हुड से कर्स को वीकन किया था। तभी उसे समझ आता है, अगर वो ब्लड वेनम को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो दो कर्सेस को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। एक कर्स दूसरे कर्स को दबाएगा, दोनों ताकतें टकराएंगी और उनसे एक नई ताकत पैदा होगी। क्रैश की आंखें चमक उठती हैं। अगर डेरिस ऐसा बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। वो आरियोटो की तरफ देखता है और उसका नाम लेता है। क्रैश साफ आदेश देता है,
आज से एज्योर पाइन मैंशन में कोई भी दाखिल नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। आरियोटो बिना सवाल पूछे झुक जाता है और उसके उस आदेश को मान लेता है। और उसी पल वो फैसला कर लेता है, अब वो बरोएन का नहीं, क्रैश का आदमी है। दूसरी तरफ बरोएन गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि आरियोटो ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। वो अखबार में शार्लेट की तारीफ देखकर और भड़क जाता है। उसके लिए शार्लेट और क्रैश दोनों उसकी आंखों में चुभते हैं। उसकी बहन लिलिश भी नफरत भरी नजरों से देख रही होती है। बरोएन के दांत गुस्से से भीग जाते हैं। वो एक सर्वेंट को आदेश देता है, एज्योर पाइन मैंशन जाकर पता करो। लेकिन सर्वेंट लौट कर बताता है, अंदर जाने नहीं दिया गया, बटलर ने रास्ता बंद कर रखा है। ये सुनकर बरोएन पागल हो जाता है। वो क्रैश को एरोगेंट फेलियर कहता है। उसी वक्त एज्योर पाइन मैंशन के अंदर क्रैश एक पर्पल ऑरा में बैठा मेडिटेट कर रहा होता है। एक पंच मारते ही उसे एहसास होता है, मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया हूँ। ऑरा के रेल्म्स होते हैं, यूजर लेवल, बेसिक, एक्सपर्ट लेवल, जहाँ जीनियस और आम लोग अलग हो जाते हैं। क्रैश सोचता है, शार्लेट जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, लगभग ऑरा मास्टर है, लेकिन फिर भी वो भी दुनिया की तबाही नहीं रोक पाई। तो सवाल सिर्फ टैलेंट का नहीं है। क्रैश अपनी मुट्ठी भींचता है और वो कहता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। वो खुद को याद दिलाता है, पहले वो ऑरा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, मगर अब सब कुछ बदल चुका है। और वो आगे कहता है, अगर एक फेलियर डीरिस सबसे ताकतवर बन सकता है तो वो भी बन सकता है। उसी पल अरियोटो तौलिया लेकर आता है और उसे एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने पर बधाई देता है। क्रैश मुस्कुराता है और वो कहता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी अरियोटो झुककर कहता है, यंग मास्टर, आपकी फियांसे लेडी बियांका हार्डनहार्ट पैलेस पहुंच चुकी है। ये सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह चौंक जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे याद आता है कि भविष्य में यही लड़की बियांका सफेद डीमन के नाम से जानी जाएगी, एक बेहद खतरनाक अस्तित्व। आगे चलकर वही इरोडर्स की लीडर बनती है और स्वर्ग के टॉप 10 सबसे ताकतवर लोगों में से एक को भी हरा देती है। लेकिन अभी के समय में वो बस हार्डनहार्ट फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी लड़की। गेट पर खड़ी उस लड़की को देखते हुए उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है, एक ऐसा सौदा जिसमें वॉलहाइम फैमिली अपने सबसे बेकार सदस्य से छुटकारा पा लेती है और बदले में नॉर्थ के साथ अलायंस हासिल कर लेती है। वो हल्की सी हंसी हंसते हुए सोचता है कि असल में वो दोनों ही अपनी अपनी फैमिली द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वैसे भी उसे बियांका से कुछ बात करनी ही थी, इसलिए ये देखकर वो हैरान होता है कि वो खुद चलकर यहाँ आ गई। बियांका हार्डनहार्ट नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट पर राज करने वाली फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। उसकी मां पर लगे एक कर्ज की वजह से बियांका जन्म से ही एक बड़ी समस्या के साथ पैदा हुई थी। उसके जन्म के साथ ही उस पर स्नोडॉल नाम का कर्ज लग गया था। ये कर्ज उसकी आत्मा तक फैल चुका था, इसलिए इसे नॉर्मल तरीकों से तोड़ा ही नहीं जा सकता था। एक ऐसी बच्ची जो अपनी माँ की जान के बदले दुनिया में आई, इसलिए उसकी हालत काफी दर्दनाक थी। इसी वजह से उसकी अपनी फैमिली में भी उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया जाता था। ये सब सोचकर उसके मन में ये सवाल आता है कि कहीं ये लड़की उससे नफरत तो नहीं करती। उसे बस यही उम्मीद होती है कि ये उसके प्लान में रुकावट ना बने, क्योंकि स्नोडॉल वही कर्स है जिसकी मदद से वो एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को कंट्रोल कर सकता है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद पसीना पोंछते हुए एमसी बटलर का शुक्रिया अदा करता है और आर्योटो से कहता है कि लड़की को अंदर ले आए और थोड़ी देर इंतजार करने को बोले। फिर उसे 5 महीने पहले की एक याद आती है, जब उसने खुद बियांका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसने उस पर चिल्लाया था, उसे बाहर निकलने को कहा था और ताना मारा था कि वो सिर्फ उसकी फैमिली की ताकत के पीछे आई है। उस वक्त लड़की के चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गंभीरता भी। बिना कुछ कहे वो चुपचाप मुड़कर चली गई थी। उसी समय बियांका ने अपने मन में सोचा था कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है। फ्लैशबैक में उसका पिता उसे थोड़ी से पकड़कर उससे काफी कोल्ड तरीके से कहता है कि फैमिली को जिंदा रखने के लिए उसे एक वॉलहाइम से शादी करनी ही होगी। बियांका जानती थी कि उसके घर का भविष्य उसी पर टिका है और उसे हर हाल में ये कुर्बानी देनी होगी। अगर ये शादी तय न होती तो वो कभी भी क्रैश जैसे तंजी और नाकाम इंसान के पास नहीं आती। गुस्से और बेबसी में वो अपने कपड़े भींच लेती है और तय कर लेती है कि सगाई को ठुकराने वाली वो खुद होगी, न कि कोई और। वापस वर्तमान में एमसी को याद आता है कि वो पहले कितना बड़ा झक्की था। वो हल्की सी सांस छोड़ता है और मुस्कुराते हुए चाय के लिए माफी मांगता है, फिर कहता है कि वो मेड्स से बात कर लेगा। एमसी के इस अचानक बदले हुए व्यवहार से बियांका पूरी तरह हैरान रह जाती है।
फिर एमसी उसे गार्डन में थोड़ी देर टहलने का न्योता देता है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके। वो आर्योटो से कहता है कि मैकेडेमिया कुकीज़ ले आए। बियांका बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। क्रैश कहता है कि उसका सफ़र काफ़ी लंबा रहा होगा और उन्हें अब ज़्यादा बार मिलना चाहिए। बियांका ठंडे लहजे में जवाब देती है कि उसके जैसे इंसान के लिए ये लहजा किसी मंगेतर का नहीं बल्कि किसी सुपीरियर का लग रहा है। वो बिना कुछ और बोले उसे शक भरी नज़रों से देखने लगती है। बियांका के मन में साफ है, कुछ गड़बड़ है। क्रैश बिल्कुल बदला बदला लग रहा है और उसने तो कभी कहा भी नहीं था कि उसे कुकीज़ पसंद है। इधर क्रैश बगीचे को देखता हुआ उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है। तभी बियांका अचानक सवाल पूछ देती है, क्या तुम सच में वही क्रैश हो? दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। तभी क्रैश अपना हाथ बढ़ाकर बियांका के सिर पर रख देता है। बियांका थोड़ी चौंक जाती है। एक डरावनी सी ऑरा के साथ क्रैश पूछता है, क्या मैं इतना अलग लग रहा हूँ? बियांका को उसके शरीर से निकलती खून जैसी किलिंग इंटेंट महसूस होती है। वो बुरी तरह डर जाती है और तुरंत माफी मांग लेती है। क्रैश समझ जाता है कि वो ज्यादा आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में यादें उलझी हुई होती हैं, लेकिन एक चीज उसे साफ याद है, बियांका के चेहरे का वो भाव, वही भाव जो उसने नॉर्थ सी पवेलियन में उसकी मौत के दिन देखा था। हालात संभालते हुए क्रैश बहाना बनाता है और कहता है कि उसने किसी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है। बियांका ये बात मान लेती है और उसे बधाई देती है। क्रैश मौका देखकर कहता है कि उसे उससे एक प्रपोजल करनी है। बियांका चौंक जाती है और सोचती है कि शायद वो एंगेजमेंट तोड़ने की बात करेगा। क्रैश तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो समझ सकता है। बियांका को वो थोड़ा इनसिक्योर लगने लगता है। बियांका उसे घूरते हुए कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और ये बात बदलेगी नहीं। क्रैश का दिल थोड़ा भर आता है। उसे याद नहीं कि आखिरी बार किसी ने उससे इतनी सच्चाई से बात कब की थी। खुद को संभालते हुए वो कहता है कि उसकी नई अवेकेंड एबिलिटी से वो कुछ कर सकता है। स्माइल करते हुए वो हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारा स्नो डॉल कर्स लेना चाहता हूँ। बियांका सन्न रह जाती है। उसे याद है कि कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उसका कर्स नहीं हटा पाए। वो पूछती है, क्या तुम सच में कर्स लेने की बात कर रहे हो? क्रैश हाँ कहता है और ये भी जोड़ देता है कि बदले में एंगेजमेंट भी तोड़ी जा सकती है। ये सुनकर बियांका के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। वो सोचती है कि क्रैश अपने परिवार से परेशान है, इसलिए शायद अपनी भावनाएं मिटाना चाहता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं क्रैश मानसिक रूप से टूट तो नहीं रहा। उसे एक मेज की बात याद आती है। जब कोई इंसान अपनी लिमिट पर पहुंचता है तो उसका दिमाग बीमार हो सकता है। वो इंसान बदल सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी सोच के साथ बियांका उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें अपने इमोशंस काबू में करने के लिए किसी कर्ज की ज़रूरत नहीं है। क्रैश पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कहता है कि वो सब गलत समझ रही है। बियांका चेतावनी देती है कि वो उससे बार बार मिलने आएगी। क्रैश पूछता है, क्यों? तुम तो मुझे पसंद नहीं करती। बियांका जवाब देती है, मैं किसी खतरे में पड़े इंसान को छोड़ नहीं सकती। क्रैश समझ जाता है वो जिद्दी है और पूरी तरह गलत समझ बैठी है। अब जब वो कोऑपरेट ही नहीं कर रही, क्रैश फैसला करता है वो जबरदस्ती कर्स चुराएगा। उसकी ब्लैक हुड एबिलिटी एक्टिवेट होती है। बैंगनी रंग की एनर्जी बियांका को चारों तरफ से घेर लेती है। बियांका के हाथों में भी एक जबरदस्त शक्ति इकट्ठा होने लगती है, जैसे वो आने वाली चीज के लिए खुद को तैयार कर रही हो। तभी एक अनलॉक कंडीशन सामने आती है। क्रैश की आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह चौंक जाता है। कर्ज चुराने की कंडीशन असल में बहुत सिंपल थी, बियांका का दोस्त बनना। ये समझते ही हमारे एमसी को एहसास होता है कि ये एक डबल लॉक है। ये कर्ज उसके साथ जन्म से जुड़ा हुआ है। वो सोचता है कि उसका दोस्त बनना उसका फियांसे बनने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बियांका के अंदर इमोशंस ही नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसे अपने पास ही रखेगा ताकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन रोका जा सके और सही मौका मिलते ही कर्ज भी चुरा लिया जाए। एक तीर से दो निशाने। इसी वजह से वो बियांका की बात सुनने के लिए मान जाता है और बोलता है कि उसे उससे बार बार मिलना अच्छा लगेगा। बियांका कहती है कि वो पहले अपने पिता से बात करेगी और फिर वापस आएगी। वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि तब तक वो सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा। अगले ही दिन वो देखता है कि मैंशन के सामने बॉक्सेस से भरी एक कार्ट आकर रुकती है। कई लोग सामान उतारने लगते हैं। तभी एक आवाज़ आती है और हमारा एमसी चौंक जाता है। वो बियांका होती है। वो कैजुअली बोलती है कि उसने आज से यहीं रहने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह शॉक में चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो सोकर उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई सो रहा है। वो देखता है
बियांका उसके साथ सो रही होती है। एमसी सोचता है कि क्या ये अब आदत बन गई है। वो जम्हाई लेते हुए बोलता है कि अगर किसी ने देख लिया तो गलत मतलब निकाल लेंगे। बियांका उठती है, उसे ग्रीट करती है और उल्टा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। ये सुनकर क्रैश थोड़ा इरिटेट हो जाता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि क्रैश अब पूरी तरह से ट्रेनिंग पर फोकस करने लगता है ताकि अपनी नई डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सके। उसे एहसास होता है कि बियांका के आने के बाद कई महीने गुजर चुके हैं। वो उस दिन को याद करता है जब बियांका आई थी और बोली थी कि अब वो यहीं रहेगी। वो तब भी शॉक में था और उससे कह रहा था कि वो उसका ख्याल रखेगा। उसने पूछा था कि क्या वो सच में शिफ्ट हो चुकी है, तो बियांका ने कहा था कि उसके फैमिली ने तुरंत परमिशन दे दी। एमसी को चिंता हुई कि सिर्फ 12 साल की उम्र में इतनी दूर रहना उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन फिर उसे समझ आया, बियांका के अंदर इमोशंस नहीं है, इसलिए फैमिली से दूर रहना उसे अफेक्ट ही नहीं करता। वो सोचता है कि शायद यही उनके दोस्त बनने की सबसे अच्छी कंडीशन है। ट्रेनिंग करते करते उसे एहसास होता है कि साल खत्म होने वाला है और लाहलिन एकेडमी खुलने वाली है। रिग्रेशन से पहले यही एकेडमी ब्लू स्काई जनरेशन को ट्रेन करती थी। अपने पुराने साथियों को याद करते ही उसके दांत गुस्से से भीग जाते हैं, मगर फिर एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो सोचता है, उसे उनकी वीकनेसेस पता हैं और वो उनकी स्किल्स भी चुरा सकता है। अगले साल वो 14 का हो जाएगा, मतलब उसके पास सिर्फ 1 साल है स्ट्रांग बनने के लिए। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसकी टैलेंट ग्रोथ लिमिट पर पहुंच रही है। वो सोचता है कि कहीं बिगिनर लेवल ही उसकी लिमिट तो नहीं। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उसे बियांका का कर्स चुराना होगा और ब्लड पॉइजन को मास्टर करना होगा। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो बियांका वहीं बैठी मिलती है। वो पूछता है, फिर से मेरा इंतजार कर रही थी? बियांका हाँ में जवाब देती है और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर एमसी थोड़ा टेंस हो जाता है। गर्मी से ही बियांका उसे हर जगह फॉलो कर रही है, यहाँ तक कि बाथरूम तक। एमसी सोचता है कि ये लड़की उसे दोस्त कब मानेगी। वो उसे बाहर खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी आर्यो तो बीच में आ जाता है और उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है। बटलर बताता है कि स्टार सेंचुरी से इनविटेशन आया है। एमसी क्यूरियस हो जाता है। ये 1 साल में एक बार होने वाली पार्टी होती है जहाँ माइनर्स फ्रेंडशिप्स बनाते हैं। क्रैश को इवेंट याद आता है और वो बटलर को थैंक्स बोलता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वो एक रिक्लूज था, इसीलिए उसकी मेमोरीज थोड़ी धुंधली है। सीरियस होकर वो सोचता है कि आगे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसका भाई वहाँ होगा, इसलिए वो जाने का फैसला करता है ताकि आरियोटो फिर से मैनिपुलेट ना हो। एमसी इनविटेशन एक्सेप्ट करता है। बियांका भी कहती है कि वो भी जाएगी। बटलर वॉर्न करता है कि वहाँ लोग एमसी को काफ़ी क्रिटिसाइज करेंगे। क्रैश कहता है कि बियांका भी टारगेट बन सकती है, तो उसका वहाँ ना जाना ही बेहतर होगा। लेकिन बियांका साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी, किसी भी हालत में। आंखों में चमक के साथ वो बोलती है, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना एक फियांसे की ड्यूटी होती है। एमसी उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी चिंता करता है। बियांका थोड़ी सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों में फिर वही पिटी वाली नज़र देखती है। वो सोचती है कि पिछले कुछ महीनों में क्रैश उसके साथ अजीब तरह से बहुत अच्छा रहा है। वो हमेशा पूछता है कि उसे क्या खाना है, उसे ठंड न लगे इसलिए ढक देता है। ये वार्मथ उसे बहुत सुकून देती है, क्योंकि उसके अपने घर में उसे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला। इतना कि उसे अब उसकी पहली बुरी इंप्रेशन भी याद नहीं रहती। इसी वजह से वो दृढ़ आवाज में कहती है, मुझे अब तुमसे नफरत नहीं है और मैं जाऊंगी। बियांका साफ कर देती है कि ये फियांसे होने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी मर्जी है। यह सुनकर एमसी पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो बस चुपचाप उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर में कैरेज एक विशाल हॉल के सामने रुकती है और हम देखते हैं हमारे क्रैश और बियांका भी उस कार्ड में होते हैं। तभी क्रैश पूछता है, क्या ये जीरो हॉल है? बियांका उसकी गोद में सो रही होती है और वो सोचता है कि इतनी फेमस जगह रेंट करने के लिए लोगों के पास सच में बहुत पैसा होगा। आखिर नोबल्स को इसलिए रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो आम लोगों की जगह वर्ल्ड इरोजन से लड़ते हैं। लेकिन वो सोचता है, जो लोग सिर्फ पार्टीज में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या वो सच में स्टर्न का फ्यूचर हो सकते हैं? उसे पूरा यकीन है कि स्टार सैंक्चुरी में डिसेंट लोग बहुत कम होंगे। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, लॉर्ड क्रैश वॉलहेम और लेडी बियांका हार्डन हार्ट का आगमन हुआ है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, नॉर्थ की ब्यूटी को वॉलहेम फैमिली के फेलियर से बांध दिया गया। क्रैश को नकली चापलूस नोबल्स के बीच रहना बहुत इरिटेट करता है। तभी एक लड़का, जिसके कैट ईयर्स होते हैं, पार्टी में किसी इंटरेस्टिंग को नोटिस करता है। वो अपने साथियों से कहता है कि बाकियों के उलट यहाँ कुछ असली नोबल्स भी आए हैं। ये है बराक होगमा, टाइगर बॉय, भविष्य का ब्लू स्काई जनरेशन मेंबर। तभी हम एल्फिन अमीलिया को देखते हैं, जो कि उसके पास खड़ी थी, और आखिर में वहाँ एनेक्स ब्लेजर, लकड़ी के धनुष वाला लड़का भी मौजूद था, जो आगे चलकर स्टारिन के 3 हीरोज में से एक बनने वाला था।
प्रोटैगनिस्ट को महसूस होता है कि ये तीनों उसे घूर रहे हैं और वो सोचने लगता है कि आखिर इनकी दिलचस्पी उसमें क्यों है। उसे अचानक याद आता है पिछली पार्टी का सीन, जहाँ शार्लेट खुलेआम डींगे मार रही थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी बहन ने अपनी ताकत दिखाकर स्टार सेंचुरी को पूरा गार्बेज डंप कह दिया था। उसे सब इतना बोरिंग लगा कि उसने छोटे क्रैश से कह दिया था कि वो अगले साल वापस नहीं आएगी। अब वर्तमान में अजीब सा माहौल देखकर प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसकी बहन ने यहाँ भी कुछ न कुछ हंगामा जरूर मचाया होगा। उसी वक्त बियांका उसका कपड़ा खींचकर उसका ध्यान खींचती है। वो भी उस टेंशन को महसूस कर चुकी थी। बियांका उससे कहती है कि इन आवाज़ों पर ध्यान मत दो। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो बस शार्लेट के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है कि लोग उसकी बहन को भी बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी वो उसकी चिंता कर रही है। ये सोचकर वो हल्के से बियांका के सिर पर हाथ फेर देता है। प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ देखता है और सोचता है कि मेन इवेंट कब शुरू होगा। अचानक नोबल क्राउड में हलचल मच जाती है। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है, लॉर्ड डार्लिंग डैनियलियन का आगमन हुआ है। उसे देखते ही क्रैश मन ही मन सोचता है, लो, शैतान का नाम लिया और वो सामने। ये वही अजीब इंसान है जिसे कि सबका अटेंशन चाहिए होता है। फ्लैशबैक में डैन फेलियन प्रोटैगनिस्ट को पूरी तरह कर्सेस से ढका हुआ देखता है और चौंक जाता है। वो हाथों से उसके कर्सेस को एग्जामिन करने लगता है जैसे उसे सब आता हो। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि इरोजन कर्सेस के लिए उसके पास इलाज है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट का चेहरा पकड़कर पूछता है कि क्या वो क्योर के बदले उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहेगा। जवाब का इंतजार किए बिना वो उसका चेहरा हिलाने लगता है और कहता है कि क्या बोलने की भी ताकत नहीं बची। अचानक अजीब सी एनर्जी निकलती है। प्रोटैगनिस्ट डरते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैन फेलियन पागलों की तरह हंसते हुए एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। प्रोटैगनिस्ट उसे धक्का देकर दूर करता है और चिल्लाता है, लेकिन एल्केमिस्ट बस हंसता रहता है। यही था प्रोटैगनिस्ट का पहला सामना उस आदमी से जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा एल्केमी किंग कहलाया। वर्तमान में पार्टी में डैनियलियन सबको ग्रीट करता है। लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर देर से आया ताकि सबका ध्यान उसी पर जाए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अटेंशन का भूखा आदमी ऐसी पार्टी मिस कैसे कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट बियांका को बुलाकर उसे खोल देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहीं रुको। बियांका मुंह में भरे खाने के साथ हाँ में सिर हिलाती है, जो काफी क्यूट लगता है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है। डैनियलियन सोचता है कि ये लड़का कौन है। एनेक्स ग्लेजर पहचान लेता है, ये क्रैश वॉलहाइम है। अमेलिया कहती है कि ये दिखने में बिल्कुल शार्लेट जैसा है। ये सुनते ही सबका ध्यान उस पर चला जाता है। डैन फेलियन अचानक एक्साइटेड हो जाता है और दौड़कर पूछता है, क्या तुम सच में शार्लेट के छोटे भाई हो? प्रोटैगनिस्ट तंज कसते हुए पूछता है कि कोई काम है या बस उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए हो। डैनियलियन मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उसने सुना है कि प्रोटैगनिस्ट वर्ड इरोडर्स पर रिसर्च कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर पूछता है कि क्या इससे उसकी इंटरेस्ट जागी है। डैनियलियन उसे प्रोवोकेटिव ब्रैड कहता है और चेतावनी देता है कि अब वो उसके रेडार पर आ गया है। फिर वो हथियारों की तरफ देखकर उसकी उम्र पूछता है। डैनियलियन तलवार उठाकर उसे टेस्ट करने की तैयारी करता है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो 13 साल का है। एल्केमिस्ट हैरान होकर कहता है कि उसकी ऑरा किसी बच्चे जैसी नहीं है। अचानक डैनियलियन तलवार फेंकता है। प्रोटैगनिस्ट इंस्टिंक्टिवली उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अगले ही पल एक तेज हमले को ब्लॉक कर देता है। गुस्से में वो पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। डैन फेलियन हंसते हुए कहता है कि वो बस शार्लेट के भाई को टेस्ट करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर सोचता है कि ये आदमी सिरदर्द है। लड़ते हुए भी एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि वो कुछ कहना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट पूरी ताकत से काउंटर करने की तैयारी करता है। डैनियलियन हैरान होकर पूछता है कि एक स्किललेस फेलियर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, वो रोज ट्रेनिंग करता है। फिर वो कर्स न्यूट्रलाइजेशन रिसर्च का जिक्र करता है। ये सुनकर डैन फेलियन पूरी तरह शॉक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ते हुए बताता है कि उसका रिसर्च है एक कर्स से दूसरे कर्स को न्यूट्रलाइज करना। ये सुनकर डैनियलियन वहीं पर रुक जाता है, तलवार पकड़े सोच में डूब जाता है। प्रोटैगनिस्ट डार्क ऑरा के साथ कहता है कि वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से उसकी मदद करेगा, एक ऐसी एबिलिटी जो किसी भी कर्स को चुरा सकती है। डैनियलियन डर जाता है, फिर मुस्कुराकर सोचता है कि अगर ये सच है तो ये उसकी थ्योरी साबित करने का परफेक्ट मौका है। वो पूछता है कि बदले में क्या चाहिए। प्रोटैगनिस्ट शांत होकर कहता है उसे बस कर्सेस के लिए मेडिसिन चाहिए। मन ही मन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज चुराकर जीतना मुमकिन नहीं। ब्लू स्काई जनरेशन भी डिस्ट्रक्शन नहीं रोक पाई थी, इसलिए एक फेलियर को हर पॉसिबल तरीका अपनाना होगा। डैन फेलियन सोचता है कि ये भाई बहन एक तरफ जीनियस हैं और दूसरी तरफ पूरा पागलपन।
थोड़ा संभलकर वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो एक सवाल पूछ सकता है। डैनिलियन फिर प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो न्यूली ओपन्ड लेंस एकेडमी जाने वाला है। एक सिनिस्टर स्माइल और डार्क ऑरा के साथ प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि ये तो ऑब्वियस है कि वो जाएगा। लॉर्ड एल्केमिस्ट डैनिलियन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एकेडमी स्किल से भरी पड़ी होगी और वो वहाँ से बहुत कुछ स्टील कर पाएगा। डैनिलियन डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि उसके बगल वाली जगह अभी खाली है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है कि ये आदमी आज भी बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास एक और बात है। वो डिस्कलरेशन डिजीज़ के बारे में पूछता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले स्किन नीली काली पड़ जाती है और अंत में मौत हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट सीधे डैनिलियन से कहता है कि वो इस इनक्यूरेबल डिजीज़ का इलाज बनाए। डैनिलियन चिल्ला उठता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जानता है कि फ्यूचर में यही इलाज उसी आदमी ने बनाया था। वो मुट्ठी भींचकर पूरी कन्विक्शन के साथ डैनिलियन की आंखों में देखता है और कहता है कि उसे पूरा भरोसा है, वो कर सकता है। डैनिलियन की प्राइड को चोट लगती है, लेकिन वो मुस्कुरा देता है। दोनों फिस्ट बम्प करते हैं जैसे पुराने दोस्त हों। फिर क्रैश उससे कहता है कि जब क्योर तैयार हो जाए तो मैंशन आकर उससे मिले। जाने से पहले वो अचानक पूछ बैठता है, आखिर तुम मुझे देखकर यूं ब्लश क्यों कर रहे हो? फिर बिल्कुल पास आकर डैनिलियन बताता है कि उसे पुरुष भी पसंद है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है और हॉल से भाग जाता है। भागते हुए वो सोचता है कि डैनिलियन हमेशा से ही अजीब इंसान रहा है। थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट रुकता है और पीछे देखता है। लगता है उसने पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन तभी उसकी एक्सप्रेशन सीरियस हो जाती है। उसी पल पार्टी के बीच हंगामा मच जाता है। एक रैंडम नोबल बियांका का हाथ जोर से पकड़ लेता है। बियांका मदद के लिए प्रोटैगनिस्ट को पुकारती है। उसकी आंखों में ठंडी चमक होती है। वो साफ इरिटेटेड है। अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट हवा में उछलकर उस नोबल के चेहरे पर एक जबरदस्त लात मारता है। नोबल उड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से से उसे घूरता है और डार्क ऑरा के साथ पूछता है, तूने ये करने की हिम्मत कैसे की? वो और ज्यादा गुस्से में दोहराता है कि उसने उसकी फियांसे को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। नोबल डर से कांपने लगता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि उसने एक 12 साल की लड़की पर हाथ डाला है और उसे ट्रैश कहता है। डरा हुआ नोबल सफाई देता है और बताता है कि उसने ये सब प्रिंसेस क्लॉडिया के आदेश पर किया है। ये नाम सुनते ही प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो नोबल इस बात को कंफर्म करता है कि प्रिंसेस ने ही उसे बियांका को लाने के लिए भेजा था, लेकिन जब बियांका ने विरोध किया तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्रैश बियांका की तरफ देखता है जो चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। सबसे छोटी बेटी होने के साथ साथ वो कर्स्ड भी थी, इसलिए नोबल सोसाइटी हमेशा उसे नीची नज़र से देखती आई थी। प्रिंसेस आमतौर पर सिर्फ अपने भरोसेमंद सर्वेंट से ही मिलती थी, इसीलिए क्रैश को ये बात अजीब लगती है कि प्रिंसेस अचानक बियांका को बुलाए। वो थोड़ी देर सोचता है और समझ जाता है कि इस कहानी में कुछ तो बहुत गलत है। उसे एहसास होता है कि ये मामला जितना बाहर से दिख रहा है, असल में उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पूरे हंगामे के पीछे कोई और कनेक्शन ज़रूर है। तभी क्रैश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। उसे असली मास्टरमाइंड याद आ जाता है, काई एनेक्स, वही आदमी जो हमेशा उसकी बहन शार्लेट के पीछे पड़ा रहता था। पार्टी में शार्लेट से बुरी तरह हारने के बाद एनेक्स उसे नफरत भी करने लगा था, लेकिन साथ ही वो उसकी ताकत से बहुत ज्यादा प्रभावित भी था। शार्लेट को सीधे हराना उसकी बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने सबसे आसान निशाना चुना, क्रैश। क्रैश इस बेवकूफ़ी भरे प्लान पर हल्की सी मॉकिंग हंसी हंसता है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि एनेक्स ने बियांका को इसमें घसीटा है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। क्रैश उस नोबल से कहता है कि वो चलने को तैयार है। नोबल काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्रैश आगे साफ शब्दों में कहता है कि वो प्रिंसेस से मिलने नहीं बल्कि एनेक्स से मिलने जा रहा है। ये सुनते ही नोबल पूरी तरह हैरान रह जाता है। क्रैश उस नोबल से कहता है कि हालांकि वो प्रिंसेस को सर्व करता है, लेकिन वो ये तक नहीं जानता कि वो असल में किसके आदेश मान रहा है। उसकी इंट्यूशन बेहद खराब है। इतना कहकर क्रैश बियांका का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, नोबल को वहीं पीछे छोड़ते हुए। दोनों साथ साथ हॉल से बाहर की तरफ चलते हैं, उस हंगामे से दूर जो अभी अभी हुआ था। चलते हुए क्रैश बियांका से पूछता है कि उसने नोबल के साथ जाने से इनकार क्यों किया। क्रैश पहले से जानता था कि असली मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसे रिग्रेशन से पहले की यादें थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ 12 साल की बियांका ने रॉयल ऑर्डर को क्यों नहीं माना। थोड़ी उदासी के साथ बियांका वजह बताती है। वो कहती है कि उसने इसलिए मना किया क्योंकि क्रैश ने उससे कहा था कि वो उसका साथ न छोड़े। ये सुनकर क्रैश अंदर से काफ़ी इमोशनल हो जाता है और हल्की सी मुस्कान देता है।
वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। एक दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें बिल्ली जैसे कानों वाला एक लड़का स्ट्रेच करते हुए दिखता है। वो काफ़ी एनर्जेटिक लगता है और जैसे पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। वो उन्हें ग्रीट करता है और क्रैश बताता है कि वो एनेक्स से मिलने आया है। बराक कंफर्म करता है कि एनेक्स ने कहा था कि अगर क्रैश आए तो उसे अंदर जाने दिया जाए। क्रैश उसे पहचान लेता है। ये बराक होगमा है, टाइगर बॉय, जो आगे चलकर एक हीरो बनेगा। उसे याद आता है कि बराक डुअल विल्डिंग सोर्ड्समैन है और उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अनस्टेबल है। लेकिन तभी बराक उसे रोकता है। टाइगर बॉय उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। क्रैश सोचता है कि यहाँ कॉम्बैट मना है, लेकिन बराक कहता है कि अगर वो शार्लेट से लड़ सकता है तो क्रैश से भी लड़ सकता है, जो उसे उससे कमज़ोर लगता है। क्रैश को याद आता है कि बराक एनिक्स से भी ज़्यादा मजबूत है और उसका फाइटिंग स्टाइल अनप्रिडिक्टेबल है। डिटर्मिन्ड नज़र के साथ वो फैसला करता है कि एनिक्स से मिलने से पहले ये मामला यही सुलझाना पड़ेगा। उसे समझ आ जाता है कि वो उसे यहाँ से यूं ही जाने नहीं देगा, इसलिए क्रैश चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। बराक तेजी से आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन क्रैश आखिरी पल में डॉज कर जाता है। वो साइड में हटता है और एक प्रिसाइज काउंटर अटैक की तैयारी करता है। मजबूत स्टेप के साथ वो पूरी स्पीड से वार करता है। अगले ही पल वो एक जबरदस्त पंच सीधे उसके पेट में मारता है। उसकी नज़र पूरी तरह फोकस्ड हो जाती है। ये टेक्निक फ्लैश स्ट्राइक कहलाती है, जो ओपोनेंट को पूरी तरह चौंका देती है। टाइगर बॉय जोरदार टक्कर से पीछे उड़ता है और जमीन पर गिर जाता है, दर्द से कराहते हुए। क्रैश वहीं खड़ा होकर अपने तेज और सटीक हमले का नतीजा देखता है। जमीन पर पड़ा बराक शिकायत करता है कि क्रैश जरा भी हाथ हल्का नहीं रख रहा। इस पर क्रैश शांत लहजे में उससे कहता है कि फाइट का चैलेंज तो खुद तुमने ही दिया था। इस बात को सुनकर बराक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर बराक कहता है कि वो अभी और लड़ सकता है, बस पहले उसे अपना वेपन लेने दे। क्रैश उसे ध्यान से देखते हुए पूछता है कि क्या वो सच में फाइट कंटिन्यू करने की हालत में है। नाक से खून बहते हुए भी बराक हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ हो। लेकिन अगले ही पल उसे समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद टाइगर बॉय पूरी तरह बेहोश हो जाता है। वहीं क्रैश सीधा खड़ा रहता है, विक्टोरियस। तभी बियांका पास आती है और पूछती है कि क्रैश ने आखिर किया क्या। क्रैश उसे बताता है कि उसने वॉलहाइम फैमिली की एक सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल की है। वो समझाता है कि फ्लैश स्ट्राइक रेनेगेड्स द्वारा बनाई गई टेक्निक है, जो क्लोज रेंज में ज़बरदस्त डिस्ट्रक्टिव पावर छोड़ती है। ये वही एक टेक्निक थी जो एक आग की घटना के बाद बची थी और जिसने क्रैश की जिंदगी कई बार बचाई है। क्रैश कामली बोलता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल की है और बराक अब जल्दी होश में नहीं आने वाला। बेहोशी में भी बराक बुदबुदाता सा लगता है, जैसे वो क्रैश की बात से अग्री कर रहा हो। क्रैश बियांका को इशारा करता है और कहता है कि अंदर चलो। उसी वक्त ऊपर बालकनी से एनिक्स और एक लड़की पूरा सीन देख रहे होते हैं। नीचे अपने दोस्त को पड़ा देखकर एनिक्स जोर से बराक का नाम चिल्लाता है। दोनों की नज़र एक साथ क्रैश पर जाती है। एनिक्स थोड़ा हैरान होकर कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रैश टाइगर बॉय को हरा देगा। क्रैश उससे सवाल करता है कि क्या इसी वजह से उसने बराक को दरवाजे पर छोड़ा था। क्रैश साफ कह देता है कि वो जानता है एनिक्स ने प्रिंसेस का इस्तेमाल करके उसे ल्योर किया था और अब वो खुद उससे मिलने आया है। एनिक्स क्यूरियस होकर पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता चली और कहता है कि उसके बारे में फैली रूमर्स गलत हैं। क्रैश मान लेता है कि वो फेलियर है, लेकिन ये भी कहता है कि अगर एनिक्स उससे हार गया तो सब कुछ बदल जाएगा। डार्क ऑरा के साथ क्रैश चेतावनी देता है कि रूमर्स बदलेंगे, क्योंकि वो एनिक्स की स्किल्स छीनने वाला है। क्रैश सामने खड़े होकर कहता है कि फेलियर वाली बात सही है, लेकिन अगर एनिक्स हारा तो कहानी भी बदलेगी। एनिक्स बस स्मर्क करता है, बिना कुछ बोले। ये है एनिक्स ग्लेजर, फ्यूचर हीरो और क्रैश का पुराना कंपेनियन। एकेडमी से लेकर ब्लू स्काई जेनरेशन तक दोनों साथ थे, लेकिन क्रैश जानता है कि उनकी फ्रेंडशिप कभी असली नहीं थी। फ्लैशबैक में क्रैश को याद आता है, बैटल के बीच उसके सारे साथी गिर चुके थे। वो डेस्परेशन में एनिक्स को पुकारता है, जो ऊपर से सब देख रहा होता है। एनिक्स सोचता है कि अगर ट्रैप का सच सामने आया तो उसकी पोजीशन चली जाएगी, इसलिए वो तय करता है कि अगर वो अकेला सर्वाइवर रहा तो सच कभी बाहर नहीं आएगा। एनिक्स ठंडे लहजे में कहता है कि वैसे भी क्रैश इतना ज्यादा कमजोर है कि एक न एक दिन उसे हीरोज ग्रुप से निकाल ही दिया जाता। क्रूअल स्माइल के साथ वो साफ कर देता है कि वो क्रैश की मदद नहीं करेगा। वो डिसाइड करता है कि सारा ब्लेम क्रैश पर डाल दिया जाए, क्योंकि वैसे भी कोई उसे पसंद नहीं करता। सिनिकली वो क्रैश को एंड तक दोस्त रहने के लिए थैंक्स कहता है।
ये सुनकर क्रैश को एहसास होता है कि ये सीधा बिट्रेयल था। गुस्से में वो चिल्लाता है कि एनेक्स कभी उसका दोस्त था ही नहीं, वो बस शार्लेट से डरता था। एनेक्स ठंडी नज़र से देखता है और कहता है कि यही वजह है कि वो क्रैश से नफरत करता है। वो जोड़ता है कि क्रैश के पास स्किल नहीं है, लेकिन इंट्यूशन तेज है और वो हमेशा किसी को ब्लेम करने की कोशिश करता है। एनेक्स कहता है कि अगर शार्लेट की शादी हो गई तो उनका रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। वो पीठ मोड़ लेता है, फिर रुक कर मुस्कुराता है और कहता है कि शार्लेट एक ही दिन शादी और फ्यूनरल नहीं चाहेगी। क्रैश उसे कोसता है। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है, हाथ क्लिफ से फिसलने लगता है। आखिरी पल में क्रैश सोचता है, क्या ये सच में उसका अंत है? तभी वहां पर आर्थर आ जाता है, उसे बचाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। यहीं से उनकी टीम बनती है। प्रेजेंट में लौटते हुए क्रैश सोचता है कि वही पल उसकी बैड लक की शुरुआत था। आर्थर की वजह से एनेक्स जनरेशन से बाहर हुआ और बाद में प्रिंसेस से शादी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हल्की सी मुस्कान के साथ एनेक्स कहता है कि क्रैश का सामने बात करने का तरीका उसे काफी हद तक शार्लेट जैसा लगता है। ये सुनते ही क्रैश समझ जाता है कि एनेक्स आज भी वैसा ही है। क्रैश तुरंत बोलता है कि उसकी बहन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल उसके शरीर से पर्पल ऑरा निकलने लगता है और वो बिना रुके आगे बढ़ता है, पूरी ताकत से अटैक करने के लिए तैयार। क्रैश कहता है कि वो बिल्कुल अपनी बहन जैसा है, जो भी फाइट सामने आएगी वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन एनेक्स बस ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है, जरा भी परेशान हुए बिना। क्रैश हमला करता है, मगर एनेक्स तुरंत लकड़ी की एक शाखा बनाकर अटैक को रोक लेता है। अगले ही पल क्रैश हवा में उछलता है और ऊपर से पूरी ताकत के साथ एनेक्स पर वार करने जाता है। तभी जमीन से कई लकड़ी की शाखाएं निकलती हैं और क्रैश के शरीर को मिड एयर में जकड़ लेती हैं। काफी कोशिश के बाद क्रैश खुद को छुड़ाता है और जमीन पर आकर लैंड करता है। क्रैश अब पूरी तरह चिढ़ चुका होता है और मन ही मन सोचता है कि एनेक्स आखिर तक कितना इरिटेटिंग रहने वाला है। एनेक्स ताना मारते हुए कहता है कि क्रैश को वेपन इस्तेमाल करना चाहिए और तभी अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाता है। ये एक ऐसी स्किल होती है जिसमें एनेक्स अपनी ऑरा से पौधों को मजबूत करता है और उन्हें फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। इस बात को सुनकर क्रैश जमीन से एक लकड़ी की शाखा उठाता है और उससे शांत लहजे में पूछता है, क्या उसने सच में वेपन इस्तेमाल करने को कहा था? हल्की मुस्कान के साथ क्रैश बोलता है कि वो एनेक्स की ही लकड़ी से उसी के खिलाफ लड़ेगा। एनेक्स इसे हल्के में लेता है और हंसते हुए पूछता है कि क्या क्रैश को सच में लगता है कि वो जीत सकता है? इतना कहते ही एनेक्स कई शाखाओं से एक साथ अटैक करता है और क्रैश को चैलेंज देता है कि सिर्फ उस लकड़ी से ब्लॉक करके दिखाए। क्रैश तेजी से आगे बढ़ने लगता है और एनेक्स की हर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर एनेक्स पूरी तरह चौंक जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, एक फेलियर इतनी आसानी से उसके सभी अटैक्स कैसे ब्लॉक कर पा रहा है। एनेक्स समझ जाता है कि शायद क्रैश ने माइंड्स आई अवेकन कर लिया है। तभी क्रैश हल्की सी मुस्कान के साथ एनेक्स से कहता है, मेरे लिए तो नेचुरल एनिमी जैसा है। तेरी एबिलिटीज मैंने रिग्रेशन से पहले इतनी बार देखी हैं कि मैं उनसे ऊब चुका हूँ। क्रैश ताना मारते हुए आगे बोलता है, क्या फिर से शार्लेट के बारे में सोच रहा है? ये सुनते ही एनेक्स का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके चारों तरफ हरे रंग की ऑरा फैल जाती है और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत इकट्ठा करने लगता है। अगले ही पल एनेक्स जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। क्रैश पीछे छलांग लगाता है, उसके अटैक से बचता है और सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। तभी एनेक्स एक विशाल लकड़ी का मॉन्स्टर समन करता है। क्रूर मुस्कान के साथ वो चेतावनी देता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लकड़ी का वो दैत्य जबरदस्त पंच के साथ आगे बढ़ता है, जैसे सब कुछ खत्म कर देगा। इस हालात में क्रैश अपनी आंखें बंद करता है और पूरी तरह फाइट पर फोकस करने लगता है। उसे याद आता है एज्योर पाइन मैंशन की सीक्रेट लाइब्रेरी में मिली वो पतली सी मैनुअल, एक ऐसे एंसेस्टर की टेक्निक जिसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन जिसने 80 साल तक एक ही वार को ट्रेन किया था। इस आर्ट में वेपन के साथ पूरी तरह एक हो जाना जरूरी था और कर्सेस की वजह से क्रैश पहले ही ऐसा अनुभव कर चुका था। अचानक लकड़ी की ब्रांच चमकने लगती है। क्रैश शांत आवाज में कहता है, अब मैं और ये वेपन एक हैं। अगले ही पल क्रैश सिर्फ एक ही स्लैश करता है और वो स्लैश इतनी ज्यादा ताकतवर होती है, वो स्लैश लकड़ी के मॉन्स्टर को बीच से चीर देता है। दैत्य टुकड़ों में बिखर जाता है और अटैक आसमान तक चला जाता है। ये नज़ारा देखकर बियांका और एनेक्स के साथ खड़ी लड़की दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। धूल के बीच जमीन पर गिरा एनेक्स यकीन नहीं कर पाता कि एक फेलियर ने उसे हरा दिया। तभी क्रैश की आवाज गूंजती है। वो लकड़ी की ब्रांच एनेक्स की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, अगली बार फाइट में इतना घमंडी मत बनना। गंभीर नजर से देखते हुए क्रैश आगे बोलता है, समझ आया?
पूरी तरह अपमानित एनेक्स घुटनों के बल गिर जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ये वार क्रैश की सारी एनर्जी खा चुका होता है। असल में वो एनेक्स की स्किल चुराना चाहता था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहा। क्रैश के पैर कांपने लगते हैं, आवाज तक ठीक से नहीं निकलती। ये देखकर बियांका घबरा कर दौड़ती है और क्रैश को संभाल लेती है, लेकिन उसका ग्रिप इस हालत में थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाता है। तभी डैन फिलियंस सामने आता है और बोलता है, अगर ऐसे ही पकड़े रखा तो इसे तुम ही खत्म कर दोगी। इतना कहकर डैन फिलियन क्रैश को उठाता है और कंधे पर डालकर ले चलता है, जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। जैसे जैसे वो हॉल से बाहर जाते हैं, चारों तरफ बस एक ही चर्चा होती है, वॉल्हेम फैमिली का फेलियर, एनेक्स को हरा गया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक हल्की मुस्कान के साथ डैन फिलियन समझ जाता है कि क्रैश की जीत की खबर अब हर तरफ फैल चुकी है। वो सोचता है कि क्रैश ज्यादा साहसी है या बस लापरवाह, लेकिन एक बात साफ है, इस घटना के बाद क्रैश मशहूर जरूर होने वाला है। थोड़ा सीरियस होते हुए लॉर्ड एल्केमिस्ट को एक बात याद आती है। एनेक्स की आंखों में जो नफरत उसने देखी थी, वो उसे परेशान कर देती है। उसे महसूस होता है कि एनेक्स आगे चलकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। बाहर निकलते हुए वो क्रैश को चेतावनी देता है, मेरी रिसर्च में मदद करने से पहले तुम बेहोश होकर मर नहीं सकते। इसके बाद पूरे 9 हफ्ते बीत जाते हैं। हम क्रैश को लगातार ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, अपनी बॉडी को रिकवर करते हुए और खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाते हुए। आखिरकार क्रैश उस सीक्रेट ब्लो की डैमेज से पूरी तरह बाहर आ जाता है और अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो एनेक्स से भी ज्यादा बुरी हालत में था और घर लौटते वक्त कैरेज में ही बेहोश हो गया था। इसी वजह से वो एनेक्स की स्किल स्टील करने की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। अब क्रैश गंभीरता से सोचता है कि स्किल स्टील करने के उसके पास 2 तरीके हैं। पहला, नॉर्मल मेथड। दूसरा, ओपोनेंट को उसकी अपनी स्किल की वैल्यू पर डाउट करा देना। एनेक्स के केस में क्रैश दूसरा तरीका यूज करना चाहता है, क्योंकि जब किसी को पूरी तरह ओवरवेल्म करके हराया जाता है तो उसकी स्किल पर खुद ही शक होने लगता है। वुडन जायंट को एक ही वार में काट देने के बाद एनेक्स के मन में डाउट जरूर पैदा हो चुका होगा। क्रैश को पूरा भरोसा है कि भले इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एनेक्स की रिकवरी स्किल आखिरकार उसकी ही होगी। जिस इंसान को वो एक यूजलेस फेलियर समझता था, उसी से हारने के बाद एनेक्स खुद अपनी एबिलिटी की वैल्यू पर सवाल करने लगेगा। इसके बाद क्रैश फैसला करता है कि वो पूरे साल ट्रेनिंग करेगा, ताकि आने वाली एकेडमी में सारे जीनियसेस से आगे निकल सके। तभी दरवाजे पर अरियादो की आवाज़ आती है। बटलर उसे बताता है कि उसका भाई बरोवेन आया हुआ है और क्रैश उसकी मैसेजेस 2 बार ऑलरेडी इग्नोर कर चुका है। थोड़ा थका हुआ क्रैश सोचता है कि अब उसे और इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो अरियादो को कहता है, उसे अंदर आने दो। सोफा पर बैठा क्रैश थकावट महसूस कर रहा होता है। तभी बियांका उसे पानी का गिलास देती है। क्रैश उसका शुक्रिया अदा करता है। बियांका अचानक पास आकर कहती है, तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है। क्रैश थोड़ा चौंक जाता है। वो अपनी शर्ट सूंघ कर सोचता है, ये ऑरा यूज करने की वजह से है या फिर इरोजन की स्मेल की आदत पड़ गई है। बियांका पूछती है, तो क्या तुम अब नहाने जा रहे हो? क्रैश जवाब देता है, नहीं, अभी मुझे फिर निकलना है। तभी बियांका सीरियस चेहरा बनाकर कहती है, तो प्लीज अभी के लिए मुझसे दूर रहना। बियांका के ऐसे बर्ताव से क्रैश थोड़ा हैरान हो जाता है और वो हल्के मजाक में बोल देता है कि अब तो वो अपने ही फियांसे को ऑर्डर भी देने लगी है। क्रैश मन ही मन सोचता है कि बियांका पहले से ज्यादा समझदार और असर्टिव हो गई है। ये सोचते हुए वो उसे छेड़ते हुए पीछे दौड़ता है और पूछता है कि क्या वो उससे बच पाएगी। क्रैश को लगता है कि वो बियांका को एक छोटी बहन की तरह देखता है, इसलिए उसे टीज करता है। लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि रिग्रेशन से पहले जिन लोगों को वो जानता था, अगर वो लोग उसे अभी देखें तो शायद वो उसकी इस पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं कर पाते। तभी क्रैश के दिमाग में आर्थर की इमेज उभरती है, काफी गंभीर और जजमेंटल चेहरे के साथ। आर्थर जैसे पूछ रहा हो कि क्या वो शांति में रहते रहते नरम पड़ गया है और क्या वो ऐसे डिस्ट्रक्शन को रोक पाएगा। आर्थर का नाम सोचते ही वो इमेज धीरे धीरे गायब हो जाती है। क्रैश मानना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि अंत को छोड़ दें तो आर्थर हमेशा फ्रंटलाइन पर लड़ने वाला हीरो रहा है। अचानक एक आवाज उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लेती है। बरोएन गुस्से से क्रैश को घूरता है और ताना मारते हुए बोलता है कि वो अपनी फियांसे के साथ काफी मजे कर रहा है। क्रैश थोड़ा चौंक कर पलटता है और शांति से जवाब देता है कि कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। बरोइन हैरान रह जाता है, क्योंकि जो लड़का पहले उसके सामने खड़ा होने से भी डरा करता था, वो अब उससे बिना डरे बात कर रहा है। तभी क्रैश उससे पूछता है, आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। इस पर बरोइन कहता है कि उसने सुना है लाहलिन एकेडमी अब सोशल स्टेटस के बिना भी एग्जाम के जरिए स्टूडेंट्स लेती है।
क्रैश हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि फिर तो उसके भाई को भी एकेडमी के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते ही बरोएन पूरी तरह भड़क जाता है। वो सोचता है कि वॉलहाइम फैमिली कितनी पावरफुल है और वो खुद उस डायरेक्ट ब्लड लाइन का वारिस है। क्रैश का ऐसे बोलना उसे मजाक लगता है, खासकर सिर्फ इसलिए कि उसने एनेक्स को हरा दिया। क्रैश शांति से मान लेता है और कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एकेडमी की चिंता करना स्वाभाविक है। बरोएन को क्रैश का ये काम एटीट्यूड और ज्यादा चिढ़ा देता है। तभी वो अपने आने की असली वजह बताता है। वो क्रैश को माउंट गेरिलक भेजने का डायरेक्ट ऑर्डर देता है, इरोजन को रोकने के लिए। ये सुनकर क्रैश चौंक जाता है, क्योंकि मिशंस आमतौर पर 15 की उम्र के बाद शुरू होते हैं। बरोएन मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसका गार्डियन बनेगा। क्रैश समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए। फिर भी वो जाने के लिए अग्री कर लेता है, क्योंकि इरोजन उसके लिए पीस से कहीं ज्यादा जाना पहचाना है और उसके पास अपना प्लान है। तभी बियांका उसे जाते देख पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। क्रैश उसे बताता है कि मामला इरोजन से जुड़ा है और वो नहीं चाहता कि बियांका उसके साथ चले। लेकिन बियांका उलझन भरे चेहरे के साथ उसकी बात को क्वेश्चन करती है, जैसे वो इस बात को मानना ही न चाहती हो। ये देखकर बरोएन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बियांका क्रैश के बड़े भाई से ये साफ कह देती है कि किसी बच्चे को इरोजन रोकने भेजना ही अब्सर्ड है। तभी हम क्रैश को देखते हैं। फिर वो बियांका का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसकी फियांसे है और उसका भाई किसी बच्चे की बात गंभीरता से नहीं लेगा। क्रैश अपने भाई की तरफ गंभीर और चुनौती भरी नजर से देखता है। बरोएन गुस्से में दांत पीसता है, बिना कुछ कहे पलटता है और वहां से चला जाता है। क्रैश उसे जाता हुआ देख रहा होता है। फिर बियांका के सिर पर हल्के से हाथ रखकर उसे शाबाशी देता है, लेकिन बियांका कहती है कि उसने कोई खास काम नहीं किया। यह सुनकर क्रैश हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अगर उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या किया तो भी कोई बात नहीं। बियांका उसे थोड़ी चिंता भरी नजर से देखती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसे बेहोश न हो जैसे पिछली बार हुआ था। क्रैश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे अलविदा कहता है और मिशन के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि बियांका चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद हमें समझाया जाता है कि वर्ल्ड्स इरोजन क्या है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दूसरी डायमेंशन की ताकतें असल दुनिया में घुस आती हैं। इसकी वजह से करप्टेड और बेहद खतरनाक क्रीचर्स पैदा होने लगते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, कई बार पूरा इलाका ही म्यूटेट हो जाता है। अगर इरोजन ज्यादा फैल जाए तो वो जगह पूरी तरह से एक अलग डायमेंशन में बदल सकती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमारा क्रैश अपने ब्रदर के साथ उस इरोजन वाली जगह के पास आ जाता है। तभी उन्हें एक नाइट बताता है कि इरोजन 3 स्टार लेवल का है और लॉर्ड के आते ही प्यूरिफिकेशन शुरू होगी। दूसरा नाइट कहता है कि 3 स्टार इरोजन को रोकना तो एक्सपर्ट स्क्वाड के लिए आसान काम है। वो ये भी जोड़ता है कि ब्रोएन खुद एक एक्सपर्ट है, इसलिए इरोजन लॉर्ड को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी बरोएन आगे आता है और क्रैश को बेहद गंभीर आवाज में बुलाता है। वो बताता है कि क्रैश को यहाँ लाने का मकसद उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिलाना है। क्रैश अंदर ही अंदर तंज कसते हुए सोचता है, एक्सपीरियंस, ये किसे समझा रहा है? वो याद करता है कि उसने बरोएन के साथ आने का फैसला सिर्फ एक वजह से किया है, और वो रीजन ये है कि वो यहाँ अपनी एक प्रोविजनल मेथड को टेस्ट करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में होने वाली पावर आउटबर्स्ट को सप्रेस किया जा सके। अगले ही पल जंगल के बीच एक जायंट बीटल एक डार्क और जबरदस्त अटैक से 2 टुकड़ों में कट जाता है, और उसे काटने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रैश का ब्रदर होता है। वहीं नाइट्स शिकायत करते हैं कि मॉन्स्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रैश शांत आवाज में वार्निंग देता है कि इस क्रीचर का सिर नहीं है, लेकिन ये काटता है और फैलता है, इसलिए सबको अपनी ऑरा मजबूत रखनी चाहिए। एक नाइट उसकी कामनेस देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या क्रैश पहले कभी इरोजन से निपट चुका है। क्रैश हल्के से जवाब देता है कि वो सिर्फ 13 साल का है और इतनी उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस होना वैसे भी अजीब होगा। बरोएन जोर से हंसता है और सोचता है कि ये यूजलेस ब्रैट इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, जबकि वो अभी इरोजन जोन में ठीक से घुसा भी नहीं है। उसे याद आता है कि जब वो 15 साल की उम्र में पहली बार इरोजन जोन में गया था तो उसका सारा घमंड टूट गया था। क्रैश मन ही मन सोचता है कि ये हालात उसके पुराने एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ वो तय करता है कि बरोएन उसे अपने लेवल पर कंपेयर ही नहीं कर सकता, लेकिन बरोएन के दिल में डर बैठने लगता है। अगर क्रैश बड़ा होकर शार्लेट की तरह बन गया और उसे पीछे छोड़ दिया तो वो तलवार के एक ही वार में कई मॉन्स्टर्स को काटते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि वॉलहाइम फैमिली का असली फेलियर आखिर में वही निकले। अचानक क्रैश उसका नाम पुकारता है, जिससे बरोएन के काले ख्याल टूट जाते हैं। क्रैश उसे वार्न करता है कि वो लोग अब ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच चुके हैं जहां इस वक्त इरोजन लॉर्ड मौजूद है। बरोएन हंसते हुए कहता है कि वो लकी हैं,
क्योंकि सामने सिर्फ एक ही लॉर्ड है और ये उसकी पिछली मिशन से आसान लग रही है। लेकिन क्रैश तुरंत बोलता है कि इसी वजह से उन्हें और ज्यादा सावधान रहना होगा। 3 स्टार इरोजन लॉर्ड जो अकेले ही करप्शन को सस्टेन कर रहा हो, ये सुनते ही नाइट्स के चेहरे उड़ जाते हैं। बारवेन गुस्से में चिल्लाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और किसी बच्चे की बातों से उनका हौसला नहीं टूटना चाहिए। वो कहता है, ये बस 3 स्टार है, हम इसे जल्दी ही खत्म कर देंगे। क्रैश समझ जाता है कि नाइट्स उसके बिना भी ठीक रहेंगे। अब उसका ध्यान अपने असली काम पर जाता है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे वर्ल्ड इरोजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंटेंस महसूस होती है। क्रैश सोचता है कि एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को मास्टर करने के बाद उसकी परसेप्शन काफी शार्प हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ की पूरी एनर्जी को निगल लेना। वो सारी इरोजन एनर्जी को एक साथ अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अगले ही पल वो प्रेशर सह नहीं पाता और जोर से खून थूक देता है। तभी सभी नाइट्स की नजर हमारे क्रैश पर पड़ती है और उसे देखकर वो सभी ही घबरा जाते हैं। मगर आगे से क्रैश कामली कहता है कि वो बस फिसल गया था। बरोवेन उसे उठाने की पेशकश करता है, लेकिन क्रैश खून से सने हाथ से मना कर देता है। उसके लिए ये सब एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक पहला स्टेप यही था, अपनी ऑरा को इरोजन एनर्जी के साथ मर्ज करना। अब उसे बस इस नई ऑरा के फ्लो को ऑब्जर्व करना है, जो उसके शरीर में एंडलेसली सर्कुलेट कर रही है। धीरे धीरे इरोजन की एनर्जी अब्जॉर्ब होकर उसके अंदर मर्ज हो जाती है। एक नया रंग बनता है, ऐसा रंग जिसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो जाती हैं। क्रैश खुद इस पावर की इंटेंसिटी से चौंक जाता है। उसके चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल जाती है। वो सोचता है कि अगर यही आउटबर्स्ट के बाद बचता है तो कोई नॉर्मल इंसान ये पावर सह ही नहीं सकता। इसलिए क्रैश डिसाइड करता है कि अब उसे वो फॉरबिडन टेक्निक यूज करनी होगी। उसे याद आता है उसका एक एंसेस्टर जिसने अपनी आईसाइट खो दी थी, उसने एक सीक्रेट आर्काइव खोजा था, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से वो उन किताबों को पढ़ नहीं पाया और उसने लाइब्रेरी सील कर दी। हालांकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा न हो, इसलिए उसने वहां सिर्फ एक किताब छोड़ दी थी। ये सब सोचने के बाद नीली ऑरा के साथ क्रैश अपनी पावर अनलीश करता है। उसके चारों तरफ इंटेंस एनर्जी घूमने लगती है। ये टेक्निक ऑरा पर बेस्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। फिलहाल क्रैश इसे सिर्फ अपनी उंगलियों तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इतना काफी है। वो मुस्कुराने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये जगह अब पूरी तरह इरोजन में डूबी नहीं है। इरोजन की डेंसिटी कमजोर पड़ चुकी है। उसके होंठों के किनारे खून लगा होता है, लेकिन क्रैश उसे पोंछकर खुद को संभाल लेता है। वो जानता है कि ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। इरोजन एनर्जी हमेशा खतरा बनी रहती है, इसीलिए उसे अभी भी बियांका की स्नो डॉल कर्स चाहिए, कंप्लीट कंट्रोल के लिए। फिर भी वो मुस्कुराता है और सोचता है, कम से कम इस बार उसने आउटबर्स्ट को खुद सप्रेस कर लिया। ये उसके गोल की तरफ एक और कदम है। अचानक उसकी सिक्स्थ सेंस अलर्ट हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। क्रैश सामने देखता है एक जायंट मॉन्स्टर, जिसके शरीर से एक अजीब ह्यूमन फेस्ड आर्म निकला हुआ होता है। क्रीचर सो रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी लाल आंखें खुल जाती हैं और वो क्रैश को घूरने लगता है। एक नाइट डर के मारे चिल्ला उठता है। इरोजन लॉर्ड उनके ठीक सामने खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर एक भयानक दहाड़ मारता है, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। बरोवेन उस मॉन्स्टर की शक्ल देखकर सन्न रह जाता है। क्रैश भी चौंकता है और हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम 1000 फेस्ड डीमन होता है। ब्रोएन बिना समय खराब किए अपनी तलवार निकालता है। नीली ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है। क्रैश को अपने भाई की टेक्निक याद आती है, इग्निस। अगले ही पल बरोवेन की तलवार आग में लिपट जाती है। एक ही वार में डीमन नाइट्स को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। क्रैश चुपचाप देखता है। एक नाइट बरोवेन की ताकत देखकर बोलता है कि उसकी इग्निस स्किल कितनी डिस्ट्रक्टिव है। बरोवेन सभी नाइट्स को कॉम्बैट के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। तभी रिवील होता है ये मॉन्स्टर 4 स्टार इरोजन बीस्ट है। क्रैश को फ्लैशबैक आता है जब बरोवेन ने इग्निस से उसका हाथ जला दिया था। वो सोचता है रिग्रेशन से पहले उसका भाई सच में पागल था। हल्की मुस्कान के साथ क्रैश सोचता है, इतने सालों में देखता हूँ अब वो कितना बदला है। और उसी पल क्रैश अपने डार्क ऑरा को अनलीश कर देता है। अचानक वो डीमन दर्द से चीखने लगता है जब एक पर्पल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को निगल लेती है। एक नाइट घबराकर चिल्लाता है कि ये वो कर्स है जो चेहरों को मिटा देती है। इसी कर्स की वजह से इतने एक्सपीरियंस नाइट्स भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे थे। एक नाइट कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भागो जितनी जल्दी हो सके। लेकिन तभी बरोवेन गुस्से में चिल्लाता है और सबको आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है।
बरोएन अपनी फ्लेम से डीमन के चेहरे पर वार करता है। डीमन दर्द से तड़पते हुए जोर से चीख उठता है। बाकी नाइट्स बरोएन की इमेंस पावर देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन पूरी तरह से आग में घिर जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। एक जबरदस्त छलांग लगाकर बरोएन डीमन पर पावरफुल फायर स्लैश मारता है। वो चिल्लाकर कहता है कि हार मत मानो, वो सबके लिए ओपनिंग बनाएगा। बरोएन को देखकर नाइट्स का हौसला बढ़ जाता है और वो भी फाइट में कूद पड़ते हैं। इसी बीच बरोएन मन ही मन सोचता है, क्या क्रैश ये सब देख रहा है? वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन क्रैश कहीं दिखाई नहीं देता। बरोएन के मन में आता है कि कहीं क्रैश पहले ही लड़ाई में गिर तो नहीं गया। बरोएन फिर से फोकस करता है और फाइट जारी रखने की तैयारी करता है। तभी अचानक डीमन खून के आंसू रोने लगता है। ये देखकर बरोएन भी चौंक जाता है। डीमन की बॉडी पर मौजूद सारे चेहरे भी रोने लगते हैं और हर चेहरे पर सिर्फ यातना और दर्द दिखाई देता है। अचानक उन चेहरों में से एक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आता है। बरोएन समझ जाता है कि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। डीमन अपनी बॉडी से कई टेंटिकल्स निकालकर बरोएन की तरफ फेंकता है। बरोएन हवा में ही एजाइल मूवमेंट से उन अटैक्स को डोज कर जाता है, लेकिन उसे शॉक लगता है और वो सोचने लगता है, इतना क्रशिंग प्रेशर आखिर आ कहाँ से रहा है। बरोएन तय करता है कि अब डीमन को जिंदा छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वो सारे नाइट्स को आदेश देता है कि एक साथ अटैक करो, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसकी खुद की टेक्निक नलिफाई हो जाती है। बरोएन समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखता है। वो चिल्लाकर नाइट्स को हिम्मत रखने को कहता है। आखिर वो वॉलहाइम फैमिली से हैं, लेकिन तभी वो देखता है सारे नाइट्स जड़ हो चुके हैं। उनके चेहरे गायब हैं। वो बिल्कुल फेसलेस स्टैच्यूज की तरह खड़े हैं। बरोएन की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये कर्स है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने डीमन को छुआ भी नहीं था। उसी पल बरोएन को एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब उस मॉन्स्टर का ट्रैप था। वो समझ जाता है कि डीमन ने उसे शुरू से ही फूल बनाया हुआ था। इसके बाद हमें बरोएन के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखता है। एक अंधेरी बारिश से भीगी रात। बरोएन कीचड़ में फिसल जाता है। वो सोचता है कि अगर वो वहीं रुका रहा तो यहीं उसका अंत हो जाएगा। जमीन पर गिरे हुए बरोएन को लगता है कि इस हाल में वो पूरी तरह एनाइलेट हो जाएगा। तभी एक विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ने लगता है, बिना किसी दया के उसे कुचलने के लिए तैयार। बरोएन सोचने लगता है कि ठीक इसी पल उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले ही पल वो खुद से सवाल करता है, क्या ये ही उसकी दर्दनाक मौत का पल है? तभी एक आत्मा प्रकट होती है और उसे बेवकूफ कहती है, उसकी नाकाबिलियत पर ताना मारती है। वो बताती है कि उसकी बहन उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है और भागने की कोशिश में वो अपने सारे नाइट्स खो चुका है। वो कहती है कि उसके जैसा एक दयनीय फेलियर यही मरने के लायक है। अगले ही पल एक भयानक विशाल मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए पैर उठाता है। बरोएन डर से कांप जाता है और जोर से चीख पड़ता है। वर्तमान में डीमन उसी पल का फायदा उठाकर उस पर एक बेहद ताकतवर पंच मारता है। अतीत में क्रैश बारिश के बीच अपने घायल भाई को घसीटते हुए खतरे से बाहर निकाल रहा होता है। ब्रोएन मुश्किल से होश में आता है और बड़ी मुश्किल से अपने बचाने वाले को देखता है। क्रैश हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अच्छा है उसका भाई होश में आ गया। बरोएन हैरानी से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो खुद भी हैरान होता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। क्रैश बताता है कि उसने सब कुछ दूर से देखा था और स्वैम्प से उसे बाहर निकाला। बरोएन चिढ़ते हुए कहता है कि अब वो खुद चल सकता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान जो औरत तक इस्तेमाल नहीं करता कुछ कर सकता है। क्रैश शांति से पूछता है कि क्या वो वाकई किसी मदद की जरूरत नहीं समझता। गुस्से और घायल प्राइड में बरोएन दांत पीसता है और चिल्लाता है कि उसे किसी बेवकूफ की मदद नहीं चाहिए। वो तलवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसका चेहरा डर से भर जाता है और वो पूछता है, क्या डीमन पास ही है और वो लोग उस डीमन से कितनी दूर है? क्रैश कहता है कि उसे ठीक ठीक नहीं पता। तभी एक बैरियर बन जाती है। क्रैश समझाता है कि वर्ल्ड इरोजन शायद पूरी तरह सील हो चुकी है। बरोएन घबरा जाता है क्योंकि अब मॉन्स्टर को मारे बिना बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो गुस्से में गालियां देता है। क्रैश उसका नाम लेकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो बताता है कि शार्लेट ने उसे एक सीक्रेट आर्ट सिखाई थी जिससे इस लड़ाई को खत्म किया जा सकता है। वो बताता है कि वही टेक्निक उसने सेंचुरी में एनिक्स के खिलाफ इस्तेमाल की थी। बरोएन को याद आता है कि वो दोनों एक ही माँ की संतान हैं, इसलिए उनका बॉन्ड खास है। उसे शक होता है कि वो टेक्निक डीमन को मार पाएगी या नहीं, लेकिन क्रैश पूरे यकीन से कहता है हाँ। क्रैश कहता है कि कुछ किए बिना इरोजन में मरने से बेहतर है रिस्क लेना।
वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि अगर उसका भाई उस पर भरोसा नहीं करता तो वो समझ सकता है, लेकिन वो उसकी प्राइड को छूते हुए पूछता है, क्या उसे शार्लेट की ताकत पर भरोसा है? बरोवेन बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है, क्योंकि वो जानता है कि शार्लेट एक जीनियस है। लेकिन वो चेतावनी देता है कि अगर उनका प्लान फेल हुआ तो दोनों वहीं खत्म हो जाएंगे। क्रैश मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाता है कि उसका प्लान किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। इसके बाद अंधेरे जंगल में दोनों स्ट्रैटेजी लागू करने की तैयारी करते हैं। झाड़ियों में छिपे हुए वो देखते हैं कि 1000 फेस्ड डीमन उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्रैश पूछता है कि इग्निस तैयार है या नहीं, और उसका भाई हाथ में उठती हुई आग दिखाकर हामी भर देता है। सब कुछ तैयार देखकर क्रैश बोलता है, अब जीतने का प्लान शुरू करते हैं। वो सबसे पहले छुपने की जगह से बाहर निकलता है ताकि उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। नीली ऑरा के साथ क्रैश शार्लेट की सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। क्रैश आंखें बंद करता है और पूरी तरह कंसंट्रेट करता है। नीली ऑरा देखकर बरोइन हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इतना जबरदस्त फोकस, ये मैंने पहले कभी क्रैश में नहीं देखा। उसे एहसास होता है कि क्रैश के चारों तरफ जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है। इतनी प्योर और पावरफुल ऑरा उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। बरोइन को याद आता है कि वो हमेशा क्रैश को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब उसे खुद पर शक होने लगता है कि जिस ऑरा को मैं कभी मास्टर नहीं कर पाया वो क्रैश ने कैसे कर लिया। तभी क्रैश की आवाज उसे होश में लाती है, भाई बरोइन, इग्निस दो। बरोइन तुरंत हामी भरता है। आग उसके हाथ में जल उठती है और अगले ही पल क्रैश की नीली सोड इग्निस की आग से ढक जाती है। अब क्रैश के चारों तरफ एक काफी खतरनाक फायर ऑरा जलने लगता है, बिल्कुल बारवेन जैसे, बल्कि उससे भी ज्यादा फियर्स। बारवेन गौर करता है कि क्रैश की आग उसकी अपनी आग से कहीं ज्यादा तीखी है। वो समझ जाता है इस सोड के साथ क्रैश उस 1000 फेस्ड डीमन को मार सकता है। उसे याद आता है कि उसने अपने सारे नाइट्स खो दिए थे और बस अपनी जान बचाकर भागा था। अगर क्रैश इस मॉन्स्टर को हरा देता है तो इसका मतलब साफ है, वॉलहाइम फैमिली का फेलियर अब मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। क्रैश बिना रुके आगे बढ़ता है और एक ही जबरदस्त फायरी अटैक में मॉन्स्टर पर वार करता है। एक पल में सब कुछ खत्म, क्रीचर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बरोवेन स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी अभी क्या देखा। आग का धमाका पूरे इलाके को रोशनी से भर देता है। बारिश रुक जाती है, स्वाम्प वापस हरा भरा और शांत दिखने लगता है। तभी धूप के बीच से क्रैश सामने आता है और शांत आवाज में बोलता है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। बरोवेन जबरदस्ती मुस्कुराता है, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसका प्राइड पूरी तरह टूट चुका है। अगले ही पल वो गुस्से में पलट कर चिल्लाता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वो पीछे से अटैक करता है, लेकिन क्रैश पहले से तैयार था। वो आसानी से अटैक ब्लॉक कर लेता है। बरोवेन घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इग्निस काम क्यों नहीं कर रही। क्रैश ठंडी आवाज में बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी स्किल को चुरा लिया है, मिशन में मदद करने के लिए धन्यवाद भाई। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वो आगे कहता है, अच्छा लगा ये देखकर कि तू अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। और तभी बरोवेन की स्किल अनलॉक करने की कंडीशन सामने आती है। उसके लिए जरूरी था कि वो इग्निस का एक हिस्सा सौंपे, ये माने कि क्रैश उससे सुपीरियर है और उसका घमंड पूरी तरह टूट जाए। अगले ही पल क्रैश उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, अब इग्निस मेरा है। बरोवेन दर्द से चीख उठता है। उसकी बाह आग में घिर जाती है और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े बरोवेन को क्रैश बेहद गंभीर नजर से देखता है और उसका नाम पुकारता है। क्रैश बताता है कि शुरुआत में वो सच में चाहता था कि सबके साथ ठीक से रहे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, चीजें कभी वैसी नहीं हुई जैसी वो चाहता था। उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। सबने हमेशा उसके साथ दुश्मनी दिखाई। उसे याद आता है कि बचपन से ही बरोवेन कैसे उसे नीचा दिखाता और बेइज्जत करता रहा। क्रैश कहता है कि भाई होने की वजह से उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। वो बरोवेन से पूछता है, क्या उसे दर्द हो रहा है, और ठंडी नजर से कहता है कि मैं भी ऐसे ही तड़पा था जब तूने मुझे जलाया था। इसके बाद क्रैश अपने भाई को लात मारकर दूर फेंक देता है। जमीन पर पड़े हारे हुए बरोवेन को वो तिरस्कार भरी नजर से देखता है। हल्की सी हंसी के साथ क्रैश साफ आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, इतनी तबाही के बाद भी मौसम कितना अच्छा है। वॉलहाइम मैंशन में वापस नाइटली ऑर्डर के एनल होने की खबर फैल जाती है। बताया जाता है कि इरोजन को 5 स्टार लेवल तक अपग्रेड कर दिया गया था, जो सिर्फ टॉप एक्सपर्ट संभाल सकते हैं। बरोवेन के फ्यूनरल में लोग कहते हैं कि क्रैश सिर्फ अपने भाई की सैक्रिफाइस की वजह से जिंदा लौट पाया।
बारोइन का बटलर गुस्से में सोचता है कि एक फेलियर कैसे अकेला जिंदा बच गया, लेकिन हेड बटलर उसे चुप कराता है और कहता है कि बरोइन की इच्छा का सम्मान करो, उसने अपने भाई की रक्षा की। क्रैश वहां से जाता हुआ सुनता है, बारोइन की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। क्रैश मन ही मन सोचता है कि सबने उसकी गवाही मान ली है, अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सोचता है कि अपने भाई की वजह से एक्सपीडिशन में उसे बहुत कुछ मिला। अब वो ब्लड पॉइजन इस्तेमाल कर सकता है और सिक्स सेंस से आउटबर्स्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इग्निस स्किल के जरिए उसने एक और ताकत अनलॉक की, ब्लैक फ्लेम। उसे एहसास होता है कि ये ब्लैक फ्लेम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल है और भविष्य में ये उसके लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकती है। अब बस एक ही समस्या बची है, वर्ल्ड्स इरोजन में हो रही अजीब फिनोमिनन की इन्वेस्टिगेशन। वो किसी को अंदर बुलाता है और सोचता है कि अब तक इरोजन के असली कारण का पता नहीं चला है। उसे याद आता है वो वर्ल्ड इरोडर जो एक सपने में ट्रैप है और सिर्फ अपने सर्वेंट्स अनडेड की आंखों से देख सकता है। इसका मतलब है उसे अनडेड सर्वेंट से बहुत जल्दी सामना करना पड़ेगा। तभी कोई उसे पुकारता है और वो एक लड़की होती है। फिर वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मैं सैफीरा हूँ, वर्ल्ड इरोजन इन्वेस्टिगेशन टीम से, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्रैश उसकी गर्दन पर बना ब्लैक स्टार मार्क देखता है और तुरंत टेंस हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे इतनी जल्दी ऐसा निशान देखने की उम्मीद नहीं थी, मगर फिर वो खुद को शांत करता है और एक फेक सी स्माइल करता है जिससे लड़की कंफ्यूज हो जाती है। अगले ही पल क्रैश उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके अंदर मौजूद अनडेड से बात करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर भी एक अनडेड मौजूद है। हालांकि अभी हमें इन अनडेड स्पीशीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। फिर हम क्रैश को देखते हैं जो कि उस लड़की के अंदर मौजूद अनडेड से कहता है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग डील प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी इमोर्टैलिटी मिटा दूंगा। लड़की की मुस्कान खतरनाक हो जाती है। गहरी आवाज में वो पूछती है, तो क्या तुम कोई रिग्रेसर हो? उसका ट्रू फॉर्म सामने आता है और वो कहती है कि वो किसी और चीज की तलाश में थी, लेकिन इतनी अनएक्सपेक्टेड प्रे पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ रिवील होता है कि ये अनडेड क्रिम्सन गार्डन ऑफ ऑगस्ट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि रिग्रेशन से पहले उसने आर्थर के ऑर्डर्स पर अनडेड की इमोर्टैलिटी स्टील करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया था। उस वक्त उन्हें पता चला था कि ऐसा करने से अनडेड सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी रिजनरेट करने की लिमिट तक रह जाएगा और अपने लकी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टिगेटर रिफ्लेक्ट करती है कि अनडेड ने इतने सबऑर्डिनेट्स सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि उसका मेन बॉडी कर्स की वजह से इम्पॉइज्ड था और इसीलिए उसे उस पर थोड़ा तरस आता है। दूसरी लड़की पूछती है कि इसमें तरस खाने वाली क्या बात है और याद दिलाती है कि उसके कारण इरोश जोन का लेवल बढ़ा और उन्होंने कितना सफर किया। वो उसे सेंट की तरह एक्ट करना बंद करने को कहती है। दूसरी अपोलोजाइज करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था। इसी बीच आर्थर बताता है कि अनडेड से जुड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है और उन्हें बेवजह की लड़ाई रोकने को कहता है। अनडेड इस सिचुएशन पर लमेंट करता है। फिर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि अफसोस है कि वो उसकी इमोर्टैलिटी स्टील नहीं कर पाया। इस पर लड़का भी हंसते हुए अग्री कर लेता है। अनडेड आगे जोड़ता है कि अगर लड़का दोबारा रिबॉर्न भी हो जाए तब भी सक्सीड करना इम्पॉसिबल है। इसका रीजन ये निकलता है कि लॉक अनलॉक करने की कंडीशन खुद अनडेड से स्ट्रॉन्गर होना था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है। रियलिटी में वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो रिग्रेसर है। इन्वेस्टिगेटर एक्सप्लेन करती है कि जिस पल एक मियर चाइल्ड ने इतना ऑडेशियस डील प्रपोज किया, उसी पल उसे समझ आ गया कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो रिग्रेसर हो। इसके साथ ही वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो बस टाइम के मजाक में फंसा एक रिग्रेसर है और इसी वजह से वो ऐसे एग्जिस्टेंस को डिफीट नहीं कर सकता जो खुद टाइम को ट्रांसेंड करता है, और उससे झूठ बोलना बंद करने को कहती है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट साफ कहता है कि ये झूठ नहीं है और तभी उसके सामने एक पर्पल ओरा से बनी हुई माउथ वाली हैंड फॉर्म होती है। इसके तुरंत बाद वो अपनी एबिलिटी इन्वेस्टिगेटर की तरफ लॉन्च करता है। ये देखकर वो औरत शॉक्ड हो जाती है और रियलाइज करती है कि ये टेक्निक इमोर्टैलिटी तक स्टील कर सकती है और वो इस एबिलिटी को ब्लैक हुड के रूप में पहचान लेती है। सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टिगेटर अपनी फिस्ट क्लेंचेस करती है जैसे कोई डिसीजन ले रही हो। फिर रिवील होता है कि उसने वर्ल्ड इरोजन का लेवल सिर्फ इसलिए बढ़ाया था ताकि उसे कोई ऐसा मिल सके जो उसकी लाइफ एंड कर सके। एडमिरेशन भरी नजरों से वो रियलाइज करती है कि आखिरकार वो इंसान सामने आ गया है जो इमोर्टलिटी का कर्स स्टील कर सकता है। और फिर वो पूछती है कि डील की टर्म्स क्या हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना प्लान रिवील करता है और वो कहता है कि उसे उसके साथ कोऑपरेट करना होगा ताकि वो स्ट्रॉन्गर बन सके, क्योंकि उसकी एबिलिटी तब तक एक्टिव
मोटिवेट नहीं होगी जब तक वो उससे ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। स्माइल के साथ वो औरत समझ जाती है कि वो उसे अपना डिसाइपल बनाने को कह रहा है और सोचती है कि इमोर्टलिटी से छुटकारा पाने के लिए वो अपनी सोल तक बेचने को तैयार थी। उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और वो डील एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपनी ट्रू फॉर्म रिलीज करती है और डिक्लेयर करती है कि वो क्रिम्सन गार्डन ऑफ अगस्त उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनाएगी। उसकी पावर देखकर हमारा प्रोटोगोनिस्ट इम्प्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि सिर्फ ऑरा से ही वो ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है और ये तो उसका मेन बॉडी भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि उसकी कोऑपरेशन से वो जरूर और स्ट्रॉन्गर बनेगा। क्लेंच्ड फिस्ट के साथ वो सोचता है कि चाहे उसे एरिडोर की पावर ही क्यों ना बोरो करनी पड़े, वो वर्ल्ड इरोजन को रोक कर रहेगा। इसके बाद रिवील होता है कि स्किल एक यूनिक टेक्निक होती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकती है। इसी प्रोविडेंस के चलते रिग्रेशन स्किल इस टाइमलाइन के आर्थर के पास लौट गई थी और इस वजह से क्रैश अब खुद से फिर रिग्रेस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर इस टाइमलाइन में दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका एग्जिस्टेंस भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि अब से वो उस पर डिपेंड कर रहा है और उसे क्रिम कहकर बुलाता है। वो नाम सुनकर इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज्ड हो जाती है और इरिटेटेड लुक के साथ करेक्ट करती है कि उसका नाम क्रिम नहीं बल्कि क्रश है। फिर वो उसका चेहरा पकड़कर चिल्लाती है कि उसे मास्टर कहकर बुलाए। इसके बाद वो चल देता है और कहता है कि अब वो आखिरकार घर जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर पूछती है कि क्या यही उसका घर नहीं है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो सालों से यहाँ रहा ही नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे रिवील करता है कि इतना वक्त हो गया है कि उसे अपने पेरेंट्स के चेहरे तक याद नहीं है। उसी पल एक हुड वाली औरत सामने आती है और बताती है कि उसकी लेडी उसे बुला रही है। यह सुनकर लड़का सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद रूमर सुनकर उसकी मदर को आखिरकार उसमें इंटरेस्ट आया है, क्योंकि एज्योर पाइन मैंशन में वो कभी दिखाई ही नहीं दी थी। औरत कंफर्म करती है और रिवील करती है कि हाउस के मास्टर फॉरबिडन रीजन से लौट आए हैं और उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने फादर से मिलने के ख्याल से पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसका फादर एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो डेमी गॉड के रेलम तक पहुंच चुका है और शायद उसने स्टार्स के जरिए उसके बारे में कुछ सेंस कर लिया हो। औरत उसे बताती है कि इसी वजह से उसे मेन हाउस में रहना होगा और यही मैसेज लेडी एरिया ने उसे दिया है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो मेन हाउस में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बियांका उसका इंतजार कर रही है और उसके पास करने के लिए ढेरों काम है। इसी के साथ वो रियलाइज करता है कि वहाँ रात बिताने का इंस्ट्रक्शन उसके फादर की तरफ से नहीं था। सिचुएशन को देखते हुए वो अनाउंस करता है कि वो जा रहा है और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसका फादर खुद उसे प्रॉपरली समन ना करे। यह सुनकर इन्वेस्टिगेटर और हुड वाली औरत दोनों शॉक रह जाती है। प्रोवोकेटिव स्माइल के साथ वो जोड़ता है कि उसका फादर खुद आकर उससे मिल सकता है। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर के साथ कैरेज में निकल जाता है। सीन चेंज होकर एक सिटी दिखती है जिसके सेंटर में एक बड़ा कासल है और उसके आगे फॉरेस्ट लैंडस्केप फैला हुआ है। कैरेज में बैठकर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेच करता है और कहता है कि वो आखिरकार फ्री है और फिलहाल उसका मेन हाउस लौटने का कोई प्लान नहीं है। तभी इन्वेस्टिगेटर डीमन फॉर्म में विंडो पर बैंगिंग करती है और उसे रूड डिसाइपल कहकर दरवाजा खोलने को कहती है। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टार्टेड हो जाता है और उसके फ्लैशी कलर के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि चिंता मत करो, वो कलर बदल सकती है और तुरंत ब्लैक क्रो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूछते हुए कि अब कैसी लग रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो उसके विकेड हार्ट की तरह ही ब्लैक है। इन्वेस्टिगेटर उसे इडियट कहती है। वो उससे उसके मेन बॉडी के बारे में पूछता है और वो जवाब देती है कि वो जानता हुआ भी पूछ रहा है क्योंकि उसका बॉडी मूव ही नहीं कर सकता और उसे डिसएग्रीबल रिग्रेसर कहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि असली रिग्रेसर तो आर्थर है और वो खुद बस एक इम्परफेक्ट रिग्रेसर है जिसने उसकी एबिलिटी बोरो की है, लेकिन उसे ये बात क्रिम को समझाने की जरूरत नहीं लगती। कैरेज आखिरकार डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। उतरते वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट वार्न करता है कि एज्योर पाइन मैंशन में एक वाइट हेड लड़की है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस यंग वुमन के साथ जेंटल रहे। इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि वो लड़की आखिर कौन है। तभी सामने बियांका चिक कॉस्ट्यूम में दिखाई देती है और क्रैश का वेलकम करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रिम की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने वो देखा। उसी वक्त अरियोटो दौड़ता हुआ आता है और यंग मास्टर क्रश को बुलाता है। क्रैश पूछता है कि उसके बाहर रहने के दौरान कुछ हुआ क्या। बटलर उसे बताता है कि लोअर
डार्लिंग का लेटर आया है। लड़का साई करता है और लेटर ले लेता है। लेटर में एल्केमिस्ट अनाउंस करता है कि डिस्कलरेशन डिजीज की मेडिसिन रेडी है और क्रश के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत तैयार कर ली है और जल्दी लाएगा। यह पढ़कर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि दुनिया एक्सेंट्रिक्स से भरी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। वो बटलर को वार्न करता है कि अगर डार्लिंग डैनियलियन नाम का कोई व्यक्ति आए तो उसे पूरी हॉस्पिटैलिटी दी जाए, क्योंकि वो फ्यूचर में उसका बेनिफैक्टर बनेगा। ओल्ड मैन एग्री कर लेता है। तभी बटलर को कुछ याद आता है और वो बताता है कि लेडी बियांका पूरे समय उसके लिए वरित थी। हारियोटो कंफर्म करता है और रिवील करता है कि इरोशन में यंग मास्टर के फंसने की रिपोर्ट सुनकर वो उसे ढूंढने मेन हाउस तक जाने को तैयार हो गई थी। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट टच्ड फील करता है। वो सोचता है कि उसने हाल ही में बियांका का लॉक चेक नहीं किया है और उसकी कंसर्न की वजह से वो अब चेक करने का फैसला करता है। बियांका के लॉक की पहली कंडीशन थी उसे दोस्त बनना, और उसकी सरप्राइज के लिए अनलॉक सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका होता है। ये देखकर क्रैश पूरी तरह शॉक में आ जाता है और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि क्रैश पूरी तरह शॉक में चला जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि बियांका का पहला लॉक फाइनली अनलॉक हो चुका है। उसका रिएक्शन देखकर बियांका नोटिस कर लेती है और उसी पल पूछती है कि कहीं उसके फेस पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। तभी क्रैश थोड़ा हकलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस एक नए कंपेनियन को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। उसी वक्त क्रिम उड़ते हुए आगे आता है। क्रैश उस क्रो को बियांका के सामने इंट्रोड्यूस करता है और उसका नाम बताता है क्रिम। हम देखते हैं कि बियांका उसे हवा में पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए बार बार अपने नए फ्रेंड का नाम दोहराती है। फिर वो उसे कसकर हग करती है और खुश होकर कहती है कि ये कितना सॉफ्ट है। यहीं पर क्रैश रियलाइज करता है कि बियांका को एनिमल्स बहुत पसंद हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि क्रैश का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो किसी और ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि आखिर सेकंड लॉक को अनलॉक कैसे किया जाए। उसे पता है कि इसके लिए उसे बियांका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनना होगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड, लेकिन क्योंकि वो दोनों एंगेज्ड हैं तो सबसे लाइकली ऑप्शन लवर ही है। इधर बियांका लगातार क्रो को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्रिम बार बार उसके हाथों से उड़कर दूर चला जाता है। हम देखते हैं कि बियांका उसे एक डिटर्मिन्ड लुक से देखती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने नए फ्रेंड को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तभी क्रैश का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले बियांका का लवर बनना, वो भी बिना इमोशंस के, ये कभी कंडीशन ही नहीं थी। उसी वक्त क्रिम उड़कर क्रैश के सिर पर बैठ जाता है। वो कैजुअली कहता है कि बियांका को वो पसंद है। क्रैश अंदर ही अंदर क्रो की बात से अग्री कर लेता है। तभी क्रिम उसे नाम लेकर बुलाता है। क्रैश पूछता है कि उसे अभी क्या जानना है। क्रिम बोलता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ कंफर्म करना चाहता है। वो वार्न करता है कि प्ले टाइम खत्म हो चुका है और अब उन्हें ट्रेनिंग फील्ड जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रैश जमीन पर पड़ा हुआ होता है, पूरी तरह बीट अप हालत में। क्रिम उसे देखकर डिसअपॉइंटेड होकर कहता है कि ये उसकी लिमिट है। वो पूछता है कि क्या यही एक रिग्रेसर की सीमा होती है। क्रैश जवाब देता है कि उसने पहले ही कहा था वो एक फेलियर है। क्रिम बोलता है कि शायद वो अब तक सीक्रेट आर्ट्स और रिग्रेशन के एक्सपीरियंस के दम पर यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन फिर वो वार्न करता है कि अगले 5 सालों में एक ट्रू जीनियस आएगा जो उसकी सारी मेहनत को पीछे छोड़ देगा। तभी हम देखते हैं कि क्रिम के चारों तरफ एक डार्क ऑरा फैल जाती है। वो कहता है कि इन सब के बावजूद अभी भी होप बाकी है। फिर वो अपना डिमोनिक फॉर्म रिवील करता है और कहता है कि रॉ टैलेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्रिम उसे याद दिलाता है कि उसकी असली एबिलिटी है दूसरों का टैलेंट स्टील करना, क्योंकि उसके पास खुद का कोई टैलेंट नहीं है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे उस बॉटमलेस पिट से बाहर खींच लाएगा और एक दिन वो क्लाउड्स के ऊपर मौजूद हर चीज को कॉन्कर करेगा। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने और अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए उसे एक लास्ट चैलेंज पास करना होगा। तभी हम देखते हैं कि ऑगस्ट का स्पिरिचुअल फॉर्म सामने प्रकट होता है। वो क्रैश से कहता है कि उसे उसकी इमोर्टैलिटी तक स्टील करनी होगी। क्रैश एक डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ अपनी फिस्ट क्लेंचेस करता है। वो बिना एक पल सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो मून की तरफ देखता है और कहता है कि उसे ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि वो सक्सीड करेगा, क्योंकि उसकी विक्ट्री पहले से ही तय है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। फिर हम एक बहुत सनी मॉर्निंग में क्रैश के मेंशन का सीन देखते हैं। अचानक डैनफिलियन बहुत एक्साइटेड होकर सामने आता है। वो क्रैश को हाथ हिलाकर बुलाता है और उसे डार्लिंग कहकर एड्रेस करता है। क्रैश कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि आखिर वो दोनों इतने क्लोज कब से हो गए।
बिना पेशेंस खोए क्रैश उससे डायरेक्टली पूछता है कि जो आइटम उसने रिक्वेस्ट किया था उसका क्या हुआ। तभी लॉर्ड एल्केमिस्ट डनफेलियन एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और प्राउडली रिवील करता है कि मेडिसिन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। डनफेलियन खुद को जीनियस बताते हुए ब्रैग करता है। क्रैश कामली कहता है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, वो हमेशा से जीनियस ही रहा है। ये सिंसियर कॉम्प्लीमेंट सुनकर डनफेलियन ब्लश कर जाता है। वो एक सेटिस्फाइड लाफ निकालता है और अगले ही पल एक्साइटेड होकर क्रैश को हग करने के लिए कूद पड़ता है। तभी क्रैश पैनिक में चिल्लाता है। हम देखते हैं कि क्रैश अपने हाथ से डैनियलियन को दूर धकेल देता है, लेकिन तभी डैनियलियन को अचानक याद आता है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वो बताता है कि उसने सुना है कि एनेक्स काफी बदल गया है। ये सुनकर क्रैश थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर लॉर्ड एल्केमिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनिंग छोड़ने के बाद भी सैंक्चुरी इंसिडेंट के बाद एनेक्स वापस लौटा, वो भी रिवेंज के साथ। ये सुनकर क्रैश के चेहरे पर शेम आ जाती है। वो अपने मन में सोचता है कि एनेक्स जैसा ट्रेटर भी कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो गया था और उसे ये सब अननेसेसरी लगता है। अनॉयड होकर क्रैश डैनफिलियन से कहता है कि वो अभी के अभी यहाँ से चला जाए। उसी वक्त क्रिम कमेंट करता है कि किंगडम कोई खास ग्रेट जगह भी नहीं है। तभी एंटिटी बोलता है कि क्रैश की वीक बॉडी एक्चुअली परफेक्ट है, क्योंकि वो पहले से ही प्लान कर चुका था कि उसे स्पिरिचुअल एलिक्सर से स्ट्रेंथन किया जाएगा। क्रिम कहता है कि क्रैश को लॉर्ड एल्केमिस्ट, जो एल्केमी के स्टार के नीचे पैदा हुआ है, उससे एलिक्सर बनवाने के लिए कहना चाहिए। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि स्पिरिचुअल एलिक्सर्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो फिजिकल एबिलिटीज और ऑरा दोनों को इम्प्रूव करती हैं। तभी डैनियलियन क्रैश के चीक पर एक किस दे देता है और क्रिम कामली बोलता है कि उसे फॉर्मूला पता है, बस उसे एल्केमिस्ट तक पास करना है। क्रैश डैनियलियन को डार्लिंग कहकर बुलाता है और कहता है कि उसे उससे एक और रिक्वेस्ट करनी है। डैनियलियन कंप्लेन करता है कि अभी तो क्रैश ने उसे जाने को कहा था। तभी क्रैश डायरेक्टली बोलता है कि उसे एक स्पिरिचुअल एलिक्सर बनानी है। इस पर लॉर्ड एल्केमिस्ट पूछता है कि क्या एनेक्स की खबर ने उसे अचानक मोटिवेट कर दिया है। क्रैश अश्योर करता है कि वो सारे कॉस्ट्स कवर करेगा और अपने मन में सोचता है कि वो पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज कर सकता है। इसके बाद क्रिम क्रैश से कहता है कि वो उसके वर्ड्स रिपीट करे। फिर वो एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स गिनाना शुरू करता है और फिर जैसे जैसे क्रैश एलिक्सर बनाने के उस सीक्रेट फार्मूला को एक्सप्लेन करता है, हम देखते हैं कि डैनियलियन सस्पिशियस नजरों से सुन रहा होता है। लेकिन जैसे ही पूरी रेसिपी कंप्लीट होती है, डैनियलियन पूरी तरह शॉक में आ जाता है। अगले ही पल वो पैनिक में अपना नोटबुक निकालकर हर डिटेल डेस्परेटली लिखने लगता है ताकि कुछ भी भूल न जाए। लॉर्ड एल्केमिस्ट पूछता है कि उसे ये फॉर्मूला कहाँ से मिला। क्रैश कैजुअली बोलता है कि ये एक फैमिली सीक्रेट है। ये सुनकर डैनियलियन और भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। डैनफिलियन कहता है कि वो इस एलिक्सर को बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन रियल प्रॉब्लम रेयर इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करना है। वो बताता है कि वाइट स्नो, सोलर फंगस और गोल्डन ड्रैगन हर्ब जैसी चीजें इवन उसके लिए भी इजीली अवेलेबल नहीं है। यह सुनकर क्रैश कहता है कि वो अपनी वाइफ बियांका से पूछेगा, क्योंकि उसकी फियांसे की फैमिली हार्डन से है। इस पर डैनियलियन अग्री कर जाता है। अब सिर्फ गोल्डन ड्रैगन हर्ब बचती है जो ड्रैगन नेस्ट्स के पास उगती है और बेहद रेयर होती है। डैनियलियन बताता है कि ब्लैक मार्केट से खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर एम्पायर को पता चल गया तो सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन तभी डैनियलियन मुस्कुराकर कहता है कि क्रैश जैसे लड़के के लिए एक और रास्ता है। ये सुनकर क्रैश क्यूरियस हो जाता है। डैनियलियन रिवील करता है कि यूथ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का प्राइज ही गोल्डन ड्रैगन हर्ब है और ये उसे पाने का बेस्ट तरीका है। क्रैश कहता है कि वॉल होने के नाते टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तभी डैनफेलियन एक स्माइल के साथ कहता है कि उसके पास एक प्लान है और वो क्रैश को एक पिंक पोशन ऑफर करता है। क्रैश पोशन लेते हुए सस्पिशियस होकर पूछता है कि क्या ये उसे इनविजिबल बना देगा या कुछ ऐसा। बिना किसी वार्निंग के क्रैश पोशन पी लेता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो दर्द से चीख उठता है। उसकी एगनाइजिंग स्क्रीम पूरे रूम में गूंज जाती है और तभी शॉकिंगली क्रैश एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैनियलियन कैजुअली कहता है कि अगर कोई पहचान ही नहीं पाएगा तो एंट्री आसान हो जाएगी। लॉर्ड एल्केमिस्ट उसे हग करते हुए कहता है कि बस तुम्हें एक नकली लड़की ही तो बनना है। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है कि उसे तुरंत वापस नॉर्मल बना दे। इधर क्रिम पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। वहीं अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गर्ल बना क्रैश डैनियलियन से पूछता है कि क्या डैनियलियन उसके साथ मजाक कर रहा है। ये सुनते ही लॉर्ड एल्केमिस्ट पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है।
वो पैनिक में क्रैश से बार बार माफी मांगने लगता है और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके अराउंड एक ब्लू ऑरा होता है और उसके सामने एक रेड एनर्जी का क्रीचर खड़ा होता है। क्रैश का एक्सप्रेशन सुपर फोकस्ड होता है और वो मिस्टीरियस क्रीचर उसे एकदम मेनेसिंग ग्लेयर के साथ देख रहा होता है। तभी वो क्रीचर, जो एक शैडोई बर्ड कैसा दिखता है, फुल फोर्स के साथ बच्चे पर चार्ज करता है। उसकी तेजी से मूवमेंट के साथ रेड एनर्जी के सर्कल्स बनते हैं जो सीधा हीरो की तरफ उड़ते हैं। क्रैश बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपनी ब्लू ऑरा इन्फ्यूज सोर्ड से उन अटैक्स को ब्लॉक करता है। उसकी आंखें इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन से ग्लॉ कर रही होती हैं। क्लियरली दिख रहा होता है कि वो ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली ले रहा है। एक प्रिसाइज मूव के साथ लड़का एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और हवा में क्लैश होती एनर्जीज एक एक्स बना देती है। फिर भी अटैक्स की बराज रुकती नहीं है और बच्चा पूरी ताकत लगाकर प्रेशर झेलता रहता है। आखिरकार क्रीचर अपने जाइंट क्लॉज से ट्रेनिंग को रोक देता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही। क्रैश जमीन पर गिर जाता है और क्रो एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे एनिमी अटैक्स रीड करने की एक एडवांस टेक्निक सिखाई है। इस वजह से उसकी नेचुरल इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस उसे रिकग्निशन के बिल्कुल करीब ले आई है। एलेक्सर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसकी स्पीड उसके माइंड के लेवल तक आ जाएगी, जो उसे और पावरफुल बना देगी। सिचुएशन को देखते हुए क्रीचर वार्न करता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा और क्रैश थका हुआ होने के बावजूद हाँ बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का क्लोक पहने रेडी है अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तभी एक हाथ पोर्शन पकड़कर पूछता है कि क्या वो उसे साथ लाया है, और यही से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या एक पोर्शन सच में उसे छुपा देगा, और कोई कंफर्म करता है कि मैजिक भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्रैश कंप्लेन करता है कि शुरू से ही ये दे देना चाहिए था, लड़की बना देने के बजाय, और सामने वाला कहता है कि वो बस एक प्रैंक था। फिर वो पूछता है कि इसका इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, और पता चलता है कि लगभग एक दिन, मतलब अगले दिन तक वो उसी फॉर्म में फंसा रहेगा। प्रेजेंट में वापस आकर क्रैश यॉन करता है और सोचता है कि डार्लिंग यूजफुल है लेकिन एक रियल पेन भी। तभी एक कैरेज आती है और एरियोटो उसे ग्रीट करता है, कहता है कि वो उसका वेट कर रहे थे। बटलर एक्सप्लेन करता है कि उसने एक इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए एक स्मगलर अरेंज किया है। क्रैश उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैंशन उसके हवाले करके उसे कोई टेंशन नहीं है। डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ बटलर एग्री करता है और कहता है कि यंग मास्टर सब कुछ उस पर छोड़ दे। एरियोटो एक पावरफुल ऑरा के साथ स्वेयर करता है कि वो किसी को अंदर नहीं आने देगा, यहाँ तक कि फैमिली हेड को भी नहीं। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करता है क्योंकि ये डार्लिंग के क्योर देने के बाद का दिन होता है, जो डिस्कलरेशन डिजीज के लिए था। फ्लैशबैक में एरियोटो घुटनों पर बैठकर उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है। क्रैश कहता है कि अगर वो सच में ग्रेटफुल है तो उसे तब तक जीते रहना चाहिए जब तक वो खुद ऑर्डर न दे दे। बटलर को रोते देखकर लड़का पूछता है कि क्या ये उसकी बेटी की जिंदगी के लिए छोटी सी कीमत नहीं है। इमोशन से भरकर एरियोटो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि वो चाहे कुछ भी हो जिंदा रहेगा। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब वो एरियोटो की बेट्रेयल को पीछे छोड़ सकता है जो उसे इतने टाइम से हॉन्ट कर रही थी। निकलने से पहले प्रोटैगनिस्ट एक और पर्सन की तरफ मुड़ता है। वो बियांका को थैंक्स करता है जो एक बास्केट पकड़े होती है। क्रैश उसे रेस्ट लेने को कहता है लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि बस एक चीज लेनी है और तुरंत वापस आ जाएगी। क्रैश बास्केट ले लेता है और कहता है कि वो ब्लू पाइन हॉल में उसका वेट करेगा। जेंटल स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। बास्केट खोलकर लड़का कुछ स्नैक्स देखता है और स्नैक के लिए थैंक्स बोलता है जो वो बाद में खाएगा। बियांका उसे एक सीरियस और थोड़ा थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप देखती रहती है। फिर वो हाथ हिलाकर गुड बाय बोलता है और कहता है कि वो भी अपना ख्याल रखे। कैरेज एम्पायर की तरफ निकल जाती है और शैडोई क्रीचर ऊपर से फ्लाई करता रहता है। जर्नी के दौरान हम देखते हैं कि क्रैश एक फ्लेमिंग सोर्ड के साथ इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है। उसका हाथ ब्लू ऑरा में लपेटा होता है जब वो एक सिनिस्टर रेड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्रो पूछता है कि इरोजन पावर कैसी चल रही है और लड़का कहता है कि उसकी सिक्स्थ सेंस की वजह से सब स्टेबल है। वो पिछले 5 दिन की शांति के बारे में सोचता है जिसमें उसने कोई इरोजन एब्जॉर्ब नहीं की। अचानक से एक एप्पल जमीन पर गिरता है जो पूरी तरह से सड़ चुका होता है और क्रीचर का ध्यान वहां चला जाता है। तुरंत ही उन्हें रियलाइज होता है कि एक मर्चेंट बैंडिट से घिर चुका है और ट्रबल में है। एक मास्क्ड बैंडिट कहता है कि वो लीड लेगा जबकि उसके गूंज अपने बॉस की प्रेफरेंसेस पर कमेंट करते हैं। मर्चेंट को पकड़ लिया जाता है और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे उनकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मास्क्ड मैन की आंखों में हवेवर पूरा फोकस दिखता है। तभी एक पर्पल एनर्जी का स्ट्रीक हवा को काटता हुआ आता है और बैंडिट्स पर सीधा लगता है। प्रोटैगनिस्ट शैडो से बाहर आता है, डार्क ऑरा और हाथ में पर्पल एनर्जी के साथ। बैंडिट लीडर गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि ये ब्रैट क्या कर रहा है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि बच्चे को खत्म कर दो और सब अटैक के लिए चार्ज करते हैं। वो क्रैश को घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अब उसके पास डिफेंस के लिए वेपन्स भी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट डार्क एनर्जी समन करता है और पूछता है कि क्या वो इसी की बात कर रहे हैं। इनसेन स्पीड के साथ वो आगे डैश करता है और रास्ते में आने वाले बैंडिट्स को स्लाइस करता चला जाता है। आखिरी दुश्मन के सामने क्रैश एक कोल्ड मेनेसिंग गेज के साथ खड़ा होता है जिससे बंदा टेंशन में आ जाता है। बैंडिट लीडर समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल ब्रैट नहीं है। वो अपनी एक्स रेडी करता है और कसम खाता है कि एक ही ग्लो में हीरो को खत्म कर देगा।
सरप्राइज के साथ क्रैश उसकी पावरफुल एक्स अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के ब्लॉक कर लेता है। लीडर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि लड़का उसके सारे अटैक्स परफेक्टली रीड कर रहा है। क्रैश सोचता है कि वो बिना सिक्स्थ सेंस के भी जीत सकता है, जबकि बैंडिट कहता है कि ट्रिक्स उस पर काम नहीं करेंगी। इसलिए लीडर अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने का फैसला करता है और चिल्लाते हुए चार्ज करता है कि वो बच्चे का सर क्रश कर देगा। प्रोटैगनिस्ट पूरे अटैक के दौरान एकदम काम और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन रखता है। कॉन्फिडेंट होकर बैंडिट सोचता है कि अब फाइट खत्म हो गई है। वो अपना पावरफुल मूव फैंटम बैटल एक्स पूरी ताकत से अनलीश करता है, लेकिन तभी मास्क्ड मैन की आंखें फैल जाती है जब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अचानक से फायर एनर्जी का एक बड़ा एक्सप्लोजन कहीं से भी आकर उसके अटैक को रोक देता है। बैंडिट लीडर उस फायर टेक्निक को पहचान लेता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ठंडे पसीने में डूबकर वो सोचता है कि ये आखिर है क्या। सिचुएशन को देखते हुए क्रैश पर अक्यूज करता है कि वो फियर्ड बुचर डॉग का डिसाइपल है। प्रोटैगनिस्ट एक शैडोई फॉर्म ले लेता है और बंदा चीख कर कहता है कि ये उस सो कॉल्ड बुचर डॉग के मिनियंस में से एक है। यही से रिवील होता है कि बुचर डॉग बर्कमैन एक असैसिन था जो बियांका द व्हाइट डीमन का सर्वेंट बन गया था। उसका डेस्टिनी स्टर्न में इन्फिल्ट्रेट करके मैसेकर करना था, लेकिन उसे क्रैश की बहन शार्लेट ने रोक लिया। फाइट में वापस आकर लड़का बैंडिट से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। उसे याद आता है कि इस इंसिडेंट ने शार्लेट को फेमस बना दिया था, लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन अभी होनी ही नहीं चाहिए थी। वो सोचता है कि हेंचमैन इतनी जल्दी लॉलेस जोन में क्यों आ गए हैं, और ये बात उसे कंफ्यूज करती है। वो बैंडिट के जलते हुए बॉडी को देखता है और सोचता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट को इस सिचुएशन से एक बैड फीलिंग आती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि गोल्डन ड्रैगन ग्रास लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल ले। सीन चेंज होकर एम्पायर की ग्रैंड कैपिटल सिलोन दिखाई जाती है। तुरंत ही एक साइन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन एरिया की तरफ पॉइंट करता है। जगह लोगों से भरी होती है और एक ह्यूज क्राउड साइन अप करने के लिए जमा होता है। हम वीसिया को देखते हैं जो एम्पायर की 14-year-old फोर्थ प्रिंसेस है, जो एक्साइटमेंट के साथ सब कुछ देख रही है। वो कहती है कि वो सारे डायमंड्स एकेडमी ले जाएगी, लेकिन उसकी एक लड़की उसे डांट देती है। सिकली इरिटेट हो जाती है और कहती है कि उसके फादर का नाम मत लो, जब वो इमेजिन करती है कि वो उस पर चिल्ला रहे हैं। रेड हेड गर्ल सिकली का नाम लेती है, जो अभी भी पाउटी एक्सप्रेशन के साथ खड़ी है। हमें पता चलता है कि सिर्फ 7 साल की एज में ही प्रिंसेस सुपर एडवांस्ड मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। उसके एक ट्यूटर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एम्परर को उसके टैलेंट के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो हिस्ट्री रीराइट कर सकती है। और इस तरह यंग प्रिंसेस फ्यूचर में थ्रोन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाती है। लेकिन वो सोचती है कि अगर उस जैसी फ्रैजाइल लड़की सक्सेशन में आई तो वो तुरंत एलिमिनेट कर दी जाएगी। इसी वजह से लड़की खुशी से उछल पड़ती है और सोचती है कि उसे किसी को अपने ऊपर डिपेंड करवाना होगा ताकि वो जिंदा रह सके। तब से सिकली अपने ब्रिलियंट दिमाग का यूज करके एक वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल ट्रबल मेकर बनने का एक्ट करने लगती है। टाइम के साथ जो लोग उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते थे, वो भी सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने उसे गलत जज कर लिया था। लेकिन रेड हेड गर्ल जानती है कि प्रिंसेस का ये बिहेवियर सिर्फ एक एक्ट है। अचानक सिकली रेलिंग से लटक जाती है और सैरा को बुलाकर कहती है कि क्राउड में एक सस्पिशियस सा गाय देखो। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ पॉइंट करती है, जिसका डार्क ऑरा और हाफ क्लोज्ड आईज होते हैं, जो भीड़ के बीच खड़ा होता है, और उसके कंधे पर शांति से बैठा हुआ सिनिस्टर क्रो भी दिखाती है। प्रिंसेस को लगता है कि वो विलन जैसा लग रहा है और उसे एम्पायर का स्वॉन एनिमी समझने लगती है। उसकी फ्रेंड इस थ्योरी पर डाउट करती है, लेकिन सिकली इंसिस्ट करती है कि उन्हें उसके शार्प इंस्टिंक्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन को देखकर वो डिसाइड करती है कि खुद जाकर उस लड़के को चेक करेगी और बिना सोचे सेकंड फ्लोर से जंप कर जाती है। गिरते वक्त प्रिंसेस सोचती है कि अब उस मिस्टीरियस गाय की असली आइडेंटिटी एक्सपोज करने का टाइम आ गया है, लेकिन लैंडिंग के बीच में ही वो किसी के पैर से टकरा जाती है और पूरी तरह बैलेंस खो देती है। लड़की घबरा जाती है और गिरते हुए उसके चेहरे पर प्योर डेस्परेशन का लुक आ जाता है। वो चिल्लाती है कि वो गिरने वाली है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट लास्ट सेकंड पर उसे पकड़ लेता है और एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। प्रिंसेस उसकी बाहों में होती है और क्रैश उसे वाइल्ड चाइल्ड बोल देता है, जिससे लड़की बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। सिकली जमीन पर खड़ी होती है अनॉयड होकर और लड़के से कहती है कि बचाने के बाद भी ध्यान से चलना चाहिए। प्रिंसेस उसकी काम टोन और एटीट्यूड को नोटिस करती है और तुरंत समझ जाती है कि उसे पता है वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे फोर्थ प्रिंसेस से टकराकर बैड लक हो गया है और वो उसे हर हाल में अवॉइड करना चाहता था। एनकाउंटर के बाद वो टूर्नामेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन 11-year-old क्रैड ओवन के नाम से कंप्लीट करता है। अब उसे सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए होती है। लड़का एक इन में रूम ढूंढने जाता है, लेकिन वहां नो वैकेंसी का साइन लगा होता है। सिचुएशन को देखते हुए वो दूसरे इन में ट्राई करता है, लेकिन रिजल्ट वही होता है, सारे रूम्स फुल होते हैं। ज्यादा ऑप्शंस ना होने की वजह से क्रैश रियलाइज करता है कि शायद आज रात उसे बाहर ही सोना पड़ेगा। अचानक एक मिस्टीरियस आवाज उसे बुलाती है और प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है कि कौन है। एक काइंड सी ओल्ड लेडी पूछती है कि क्या वो टूर्नामेंट में एंटर कर रहा है और उसे रात गुजारने के लिए जगह ऑफर करती है। वो छोटी सी बुद्धि औरत बहुत फ्रेंडली स्माइल देती है और लगता है कि वो जेन्युइनली मदद करना चाहती है, चाहे लड़के को ये सिचुएशन काफी सस्पिशियस लग रही हो।
हमारा हीरो स्माइल के साथ ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो ओल्ड लेडी के साथ जाता है, क्रो उसे वार्न करता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन लड़का कहता है कि वो स्ट्रीट पर सोने वाला नहीं है। इस वजह से शैडोई क्रीचर लड़के की जिद से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। दोनों सिटी से थोड़ा दूर एक घर पर पहुंचते हैं। क्रो अभी भी उसके डिसीजन पर ग्रम्बल कर रहा होता है जब ओल्ड लेडी उसे वेलकम करती है और कहती है कि हॉलवे के एंड वाले रूम का यूज करे जब तक वो डिनर प्रिपेयर करती है। प्रोटैगनिस्ट जैस चढ़ता है ये सोचते हुए कि आज वो लकी हो गया, लेकिन तभी उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। तब स्लाई उसे पहचान लेती है और बड़ी सी ग्रिन के साथ उसकी तरफ पॉइंट करती है। लड़का समझ जाता है कि वो सीधा एक ट्रैप में आ गया है और क्रो उसे याद दिलाता है कि स्ट्रेंजर्स के पीछे नहीं जाना चाहिए था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि प्रिंसेस को इग्नोर करे और बिना कुछ बोले सीधा अपने रूम में जाए। क्रैश डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की हॉलवे में उसका पीछा करती है, पूरी सिचुएशन को काफी स्ट्रेन समझते हुए। सिकी सोचती है कि उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है और यहाँ तक सोच लेती है कि शायद उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर इरिटेशन क्लियरली दिखती है, लेकिन प्रिंसेस और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो अपना क्लोक नीचे फेंकता है और कहता है कि वो उसकी टाइप नहीं है, जिससे लड़की उसके ब्लंट जवाब से सरप्राइज हो जाती है। लड़का बिना कुछ कहे मुड़ जाता है और सिकली उसे और भी मिस्टीरियस समझने लगती है। लड़के की रूडनेस के बावजूद प्रिंसेस परसिस्टेंट स्माइल के साथ उसका पीछा करती रहती है। थक हार कर प्रोटैगनिस्ट रुकता है और उसे कहता है कि अभी के अभी उसका पीछा करना बंद करे, लेकिन लड़की रिक्वेस्ट इग्नोर कर देती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वो एक दूसरे को बेटर जान सके। पेशेंस खत्म होने पर क्रैश तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट है और उसे इंटरेस्ट नहीं है। लड़का प्रिंसेस की परसिस्टेंस से क्लियरली अनॉयड होता है और उसे डिस्डेन के साथ घूरता है। सिचुएशन को देखकर सिकली का ऑरा चेंज हो जाता है और वो पूछती है कि क्या वो जानते हुए भी ऐसे ही बिलीव करता रहेगा कि वो कौन है। इंटिमिडेटिंग गेज के साथ प्रिंसेस उसे मिस्टर क्रैट ऑफ स्टारिन बुलाकर कहती है, रिवील करती है कि उसे पता है वो कहाँ से आया है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में आ जाता है और सोचता है कि इतनी कम बातचीत में उसने उसका ओरिजिन कैसे फिगर आउट कर लिया। अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील होने के डर से वो सब डिनाई करता है और कहता है कि जाकर डिनर करे जैसे एक अच्छी सी छोटी लड़की। सिकी चाइल्ड बोलने पर गुस्से में आ जाती है और उसकी गार्ड पॉइंट आउट करती है कि वो खुद भी तो एक किड ही है। रेड हेड गर्ल पूछती है कि क्या वो सच में स्टारिन से है और प्रिंसेस अपनी सस्पेशन कंफर्म करती है। सिकली एक्सप्लेन करती है कि उसने लड़की के प्रोनाउंसिएशन में छोटे छोटे डिफरेंसेस नोटिस किए जब वो अपना खाना एंजॉय कर रहा था। गार्ड प्रिंसेस की परसेप्शन से इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन लड़की कहती है कि ये डिटेल्स नोटिस करना उसके लिए नेचुरल है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो सब कुछ मेमोराइज करती है और क्योंकि वो लड़के को नहीं जानती इसलिए वो उसके लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। इस वजह से गार्ड सजेस्ट करती है कि उसे कैप्चर कर लेना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस मना कर देती है क्योंकि सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो रही है। टॉपिक चेंज करते हुए सिकी अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है और गार्ड कंफर्म करती है कि उसके पास न्यूज़ है, बिल्कुल जैसे प्रिंसेस ने प्रिडिक्ट किया था। रेड हेयर वुमेन कहती है कि थर्ड प्रिंसेस सिग्रिन पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। सिकरी उदासी से सोचती है कि पैलेस में जो है वो अब वो बहन नहीं रही जिसे वो जानती थी। अचानक उसे एक झटका सा लगता है और वो रियलाइज करती है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। उसकी बैड फीलिंग कंफर्म हो जाती है और उसे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड प्रिंसेस डेंजर में है। यहीं से प्रिंसेस प्रिडिक्ट करती है कि पैलेस जल्द ही वायलेंस की एक वेव से भर जाएगा। कुछ टाइम बाद हम प्रोटैगनिस्ट को टूर्नामेंट के बीच में देखते हैं जहां वो एक अपोनेंट को सिर्फ एक पंच में फिनिश कर देता है। उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि अरीना का फ्लोर क्रैक हो जाता है और धूल का बड़ा सा क्लाउड उठता है। इस तरह प्रिलिमिनरीज खत्म हो जाती है और 4 विनर्स अनाउंस किए जाते हैं, जिससे क्राउड पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ये मिस्टीरियस किड कौन है और कमेंट करते हैं कि उसके कंधे पर बैठा क्रो भी काफी वियर्ड है। लेकिन क्रैश के चेहरे पर अनॉयड एक्सप्रेशन होता है क्योंकि सिकली पिछले दिन से उसका पीछा करना बंद ही नहीं कर रही। लड़का पूरी तरह फेड अप हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अपना कंपोजर बनाए रखता है और जो रियली मैटर करता है उस पर फोकस करता है। कम से कम सिकली की स्टॉकिंग ने उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं किया था और वो फाइट्स इजीली जीत जाता है। थोड़ी देर बाद एक बैंडेज हुआ लड़का उसके पास आता है और कहता है कि बाकी ओपोनेंट्स का कोई चांस ही नहीं था। वो लड़का कमेंट करता है कि क्रो और प्रोटैगनिस्ट के डार्क फेस के बारे में जो र्यूमर्स हैं वो सच है। फिर वो अक्यूज करता है कि वो फियर्ड नाइट रेवंस का असैसिन है, जिससे क्रैश कंफ्यूज हो जाता है। रिवील होता है कि ये एक असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर में एम्पायर के फॉल का रीजन बनेगी, लेकिन हमारे हीरो ने कभी उनका नाम भी नहीं सुना होता और वो उनका हिस्सा होने से मना कर देता है। बैंडेज्ड किड तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता बल्कि फ्रेंड्स बनना चाहता है। क्रैश थोड़ा ऑकवर्ड सा होते हुए ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और लड़का एक्साइटमेंट के साथ उसे ग्रीट करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को एक बैड फीलिंग आती है और उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत है। सिचुएशन को देखते हुए क्रो कहता है कि उसे मुझ पर छोड़ दो और कंफ्यूज दिख रहे बैंडेज्ड किड की तरफ फ्लाई करता है। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं और वो पैनिक करने लगता है, समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। तुरंत ही उसका बॉडी बिल्कुल लिम्प हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह पैरालाइज्ड और अनरिस्पॉन्सिव।
शैडोई क्रीचर एक्सप्लेन करता है कि उसने एक ब्रेन वॉशिंग स्पेल यूज किया था और हमारा हीरो उसकी वर्सेटैलिटी की तारीफ करता है। लड़का अब उसके कंट्रोल में होता है तो प्रोटैगनिस्ट उसे पास बुलाता है ताकि नाइट रेवेंस के बारे में इंटेरोगेशन शुरू कर सके। फिर वो पूछता है कि ग्रुप के साथ क्या हुआ और पता चलता है कि वो लगभग पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं। क्रैश को ये बात अजीब लगती है और लड़का बताता है कि वो लोग अपने नए मास्टर के ऑर्डर्स पर टूर्नामेंट में आए हैं। प्रोटैगनिस्ट को क्यूरियोसिटी होती है कि ये नया मास्टर कौन है और लड़का धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है। शॉकिंगली वो एम्पायर का सेकंड प्रिंस निकलता है और सेगलिन और सिकली का भाई होता है। हमारा हीरो ये सुनकर स्टन हो जाता है और शैडोई क्रीचर पूछता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तब क्रैश एक्सप्लेन करता है कि नाइट रेवेंस असल में एम्पायर का लहराया हुआ एक ट्रैप थे जिसका पर्पस नोबल्स को मॉनिटर और मैनिपुलेट करना था। इस वजह से किसी नए मास्टर का कॉन्सेप्ट ही सेंस नहीं बना था क्योंकि रॉयल फैमिली से उनका कनेक्शन एक सीक्रेट था। फिर लड़का रियलाइज करता है कि कोई जानबूझकर सेकंड प्रिंस का यूज कर रहा है और ये र्यूमर स्प्रेड कर रहा है ताकि केओस क्रिएट हो। सेकंड प्रिंस का रोल अपने भाई के फैक्शन को स्ट्रांग बनाना था और अगर वो एलिमिनेट हो जाता है तो फर्स्ट प्रिंस की पावर भी उसके साथ गिर जाएगी। इसीलिए इस पूरे केओस का सिर्फ एक ही फायदा उठाता है और वो है थर्ड प्रिंसेस सिग्रिन। प्रोटैगनिस्ट कंक्लूड करता है कि इस सब के पीछे असली विलन सिग्रिन है और उसे शॉक लगता है जब वो रियलाइज करता है कि आर्थर की मेमोरी इनहेरिटेंस सक्सेसफुल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर का नॉलेज होने की वजह से प्रिंसेस अब अपने टारगेट्स को एक एक करके हंट करना शुरू करेगी। क्रैश का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जब उसे समझ आता है कि लड़की के इविल प्लान्स का पहला विक्टिम कौन होगा। सबसे पहले वो होगा जिसके पास इमैक्युलेट व्हाइट पर्ल था जो बाद में मर गया और आर्थर को एक पपेट एम्परर छोड़ गया। आर्थर का थ्रोन तक का रास्ता स्मूथ बनाने के लिए वो सिटी को एलिमिनेट करना चाहती है और अगर वो एम्प्रेस बन गई तो पूरा एम्पायर गिर जाएगा। इस फॉल के साथ पूरी दुनिया में इरोजन की एक मैसिव वेव फैल जाएगी जो टोटल डिस्ट्रक्शन ले आएगी। इस कोलैप्स को रोकने के लिए प्रोटैगनिस्ट को उसके प्लान्स में इंटरफेयर करना होगा और उसकी स्पेशल एबिलिटी चलानी होगी। इसीलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रिम से मदद मांगता है लेकिन क्रो उसे वार्न करता है कि फ्यूचर पर अंधा भरोसा मत करो। फिर भी शैडोई क्रीचर सिर्फ इस बार मदद करने के लिए अग्री करता है और डील सील करने के लिए लड़के के हाथ पर आकर बैठ जाता है। उसके तुरंत बाद क्रो पूछता है कि बैंडेज्ड गाय का क्या करना है और क्रैश कहता है कि उसने अपना पर्पस ऑलरेडी सर्व कर दिया है। सिचुएशन को देखकर क्रिम डिसाइड करता है कि वो उस लड़के को अपना पर्सनल सर्वेंट बना देगा और अपनी पावर से उसे कंट्रोल करता है। लड़के के दिमाग पर पूरा कंट्रोल होने के बाद शैडोई क्रीचर उसे ऑर्डर देता है कि अपनी पोस्ट पर वापस चला जाए। लड़का बिना सवाल किए ओबे करता है और वहां से चला जाता है जब क्रो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि प्लान का नेक्स्ट स्टेप क्या है। डिटर्मिन लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अब डिस्गाइजेस यूज करने का टाइम आ गया है जो उन्होंने पहले से प्रिपेयर किए थे। अपनी नई आइडेंटिटीज के साथ वो मेन टूर्नामेंट में इन्फिल्ट्रेट करेंगे ताकि रियल नाइट रेवेंस को हंट कर सके। इसी बीच एक डार्क जगह में एक हुडेड फिगर उस जर्क क्रैड का नाम सुनकर रिएक्ट करता है। बोलने वाला आदमी बिना किसी मैनर्स के एक जानवर की तरह मीट का पीस चबा रहा होता है। सिनिस्टर ऑरा के साथ वो कसम खाता है कि जो भी नाइट रेवन बन के घूम रहा है वो उसे महंगी कीमत चुकाएगा।